जो मूव कर सके, जो ग्रो कर सके, जो सांस ले सके, जो खाना खा सके, ये सारी बातें याद दिलाती हैं लाइफ की, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। और इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं ढेर सारे प्रोसेसेस, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन लाइफ प्रोसेसेस। हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूं क्लास 10th साइंस लाइफ प्रोसेसेस का वन शॉट नहीं, इनफैक्ट लाइफ प्रोसेसेस का पहला वीडियो, क्योंकि इस पूरे लेसन को हम खत्म करेंगे सिर्फ 2 वीडियोस में, और इन 2 वीडियोस को देखने के बाद हमेशा की तरह आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। सो तैयार हो सभी लोग? हो ना? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि मैंने बताया, जब भी हम लाइफ की बात करते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से अलग बनाती हैं? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ग्रोथ। हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करते हुए देखते हैं, राइट? एक छोटा सा बेबी इतना सा होता है एंड देन that baby grows up to become an adult. Similarly, एक छोटा सा प्लांट धीरे धीरे एक बड़ा सा ट्री बन जाता है, राइट? सो बेसिकली ग्रोथ इज वन थिंग जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से अलग बनाता है। इतना ही नहीं, मूवमेंट इज अनदर थिंग जो डिस्टिंक्टली हमें दिखता है, जिससे हम रिलेट करते हैं इन लाइफ, जिससे हम रिलेट करते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को। ये तो बस 2 ऐसे ही एग्जाम्पल्स हो गए डिस्टिंक्शन की, बट ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती हैं, राइट? और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अगर हम झांक के देखें तो उनकी बॉडी के अंदर चल रही होती हैं बहुत सारी प्रोसेसेस। इनफैक्ट इन प्रोसेसेस का चलना बहुत ज़रूरी होता है। इनके बॉडी के अंदर होते हैं सेल्स, ये सेल्स आपस में ग्रुप बना के बनाते हैं बहुत सारे टिश्यूज़, और ये टिश्यूज़ अलग अलग बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर हम खाना खाते हैं, तो ये खाना खाने का ही एक अपना प्रोसेस है। ये खाना हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होता है, तो डाइजेशन का अपना एक प्रोसेस है। ये खाना जब डाइजेस्ट होता है तो उससे हमें एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है, जिससे हम काम करते हैं, राइट? इस दौरान होता है रेस्पिरेशन। इसके अलावा बॉडी के अंदर जितनी भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं वो हम बॉडी से बाहर फेंकते हैं, दैट्स एक्सक्रीशन। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे लाइफ प्रोसेसेस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे होते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसका मतलब लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं? ऐसे प्रोसेसेस जो कलेक्टिवली, जो एक साथ मिलके वो सारे एसेंशियल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जो एक लाइफ को सस्टेन करने के लिए ज़रूरी होता है। इनफैक्ट ये जो लाइफ प्रोसेसेस हैं ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स दोनों में होते हैं। यूनिसेल्युलर, यूनि मतलब 1, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल से बने हुए हैं। मल्टीसेल्युलर, मल्टी मतलब मैनी, जो बहुत सारे सेल से बने हुए हैं। तो इन दोनों तरह के ऑर्गेनिजम्स में ही हमें लाइफ प्रोसेसेस देखने को मिलते हैं। तो बच्चों, कौन कौन से डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस होते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर? जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये सारे लाइफ प्रोसेसेस हैं। क्या होते हैं ये एग्जैक्टली वही हम पढ़ने वाले हैं हमारे क्लास 10th के साइंस की बायोलॉजी वाले सेक्शन के अंदर। इनफैक्ट आज इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं इनमें से 2 लाइफ प्रोसेसेस, दैट इज न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन। एंड ट्रस्ट मी, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग। ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग तो होगा ही, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट what's happening inside our body, right? क्योंकि ये जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है ये हमारे अंदर भी हो रहा है, रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो हमारे अंदर भी हो रहा है। तो हम लोग कवर करेंगे न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन बोथ इन एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स। तो चलो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि न्यूट्रिशन होता क्या है। ऑब्वियसली न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके दौरान वी ऑब्टेन फूड एंड कन्वर्ट देम इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। मतलब हम खाना जो खाते हैं वो भी एक प्रोसेस का पार्ट है, और उस खाने को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना जो कि इंपॉर्टेंट होता है उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। तो ये जो पूरा प्रोसेस है दैट इज कवर्ड अंडर न्यूट्रिशन। अब सवाल सबसे पहला दिमाग में ये आता है कि व्हाई डू वी इवन नीड फूड? हमें खाने की ज़रूरत क्यों होती है? क्यों खाते हैं हम लोग क्यों खाते हैं आमतौर पे? आप सुबह उठकर नाश्ता क्यों करते हो? क्योंकि आपको भूख लगती है। आपको भूख क्यों लगती है? जब आप खाना खाते हो तो उससे क्या होता है? उससे आपको एनर्जी मिलती है जिससे आप बहुत सारे काम कर सकते हो, राइट? लेकिन बहुत काम करते 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 जैसे ही वो सारी एनर्जी खत्म हो जाती है तो आपको दोबारा से खाने की ज़रूरत पड़ती है। यू नीड फूड अगेन।
राइट तो फूड में बेसिकली होते हैं बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जैसे मिनरल्स, विटामिन्स वगैरह वगैरह जो हमारी बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, इन न्यूट्रिएंट्स से हमें मिलती है एनर्जी, और ये एनर्जी किस काम आता है? ये बॉडी के सेल के ग्रोथ में काम आता है, बॉडी के सेल के रिपेयर में काम आता है, ये बॉडी की रेजिस्टेंस बढ़ाता है अगेंस्ट डिजीजेस। तो इसका मतलब यार फूड तो ज़रूरी है, राइट। मतलब खुद देखा होगा आपने कि अगर किसी दिन आप ब्रेकफास्ट ना करो, लंच भी ना करो, डिनर भी ना करो तो एक दिन तो चल जाता है, दूसरे दिन थोड़ी और हालत ख़राब होती है, तीसरे दिन आप काफ़ी कमज़ोर फील करोगे, चौथे दिन बहुत बुरा हाल हो रहा होगा एंड यू मे इवन फॉल इल, राइट। तो इसका मतलब बॉडी को फूड की ज़रूरत तो है। तो चाहे आप बैठे हो या फिर आप काम कर रहे हो, बट आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस चल रहे होते हैं जिन्हें एनर्जी की ज़रूरत है, एंड दैट्स व्हाई यू नीड फूड। तो अगर बात करें मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की, तो मेजरली देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक, ऑटो बोले तो सेल्फ, यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स अपने फूड के लिए खुद पे डिपेंडेंट रहते हैं, किसी दूसरों पे डिपेंड नहीं करते हैं, उनके न्यूट्रिशन को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दूसरी तरफ हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरो मतलब अदर्स, जो ऑर्गेनिजम्स दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, उस तरह के न्यूट्रिशन को हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो इसमें भी दो कैटेगरीज होती हैं फर्दर, एक होता है फोटोसिंथेटिक और दूसरा होता है कीमोसिंथेटिक। ठीक है, फोटोसिंथेटिक, फोटो मतलब लाइट, ये वैसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो सनलाइट का यूज़ करते हैं टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। क्योंकि ऑटोट्रॉफिक है तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, ये किसी और पे डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेटिक मतलब जो सनलाइट का यूज़ करते हैं टू प्रिपेयर देयर फूड। एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स, तो ग्रीन प्लांट्स क्या है? ये है ऑटोट्रॉफ्स, क्योंकि ये खाना अपना खुद से बनाते हैं, क्योंकि ये सनलाइट के हेल्प से खाना बनाते हैं, इसलिए दे आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, जो दूसरा कैटेगरी है दैट इज कीमोसिंथेटिक। कीमो मतलब केमिकल के यूज से ये अपना खाना बनाते हैं, और इनके एग्जाम्पल्स में आते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, राइट। तो कुल मिला के हमें ये पता चलता है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखा जाता है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स, जैसे कि कुछ बैक्टीरिया, जैसे कि कुछ एल्गी। तो चलो अब बात करते हैं हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में भी हम इनके फर्दर क्लासिफिकेशन देख सकते हैं, जैसे कि पहला होता है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक मतलब ये वैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड और डिकेइंग मैटर को अपने खाने की तरह यूज करते हैं, मतलब दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। ठीक है, एग्जाम्पल्स बैक्टीरिया एंड फंगाई, तो ये होते हैं सैप्रोफाइट्स। ठीक है, तो यानी कि देखो बैक्टीरिया और फंगाई जो हैं ये क्या है? ये दूसरे डेड और डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड, यानी कि ये अपना फूड खुद से नहीं बना रहे हैं, ये दूसरों पे डिपेंड कर रहे हैं, तो इसीलिए दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ हेटेरोट्रॉफ्स। एग्जैक्टली, ठीक है। इसी तरह से जो दूसरी कैटेगरी है दैट इज पैरासाइट या फिर पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? इस न्यूट्रिशन के अंदर एक ऑर्गेनिज्म जो है एक दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर या बॉडी के ऊपर रहता है और अपना न्यूट्रिशन उस ऑर्गेनिज्म से डिराइव करता है। ठीक है, तो उस ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है होस्ट। होस्ट क्यों? क्योंकि वो उसके घर पे जाके रह रहा है, राइट। जैसे ऐसे हम कहते हैं ना कि भाई मेरे घर पे अगर कोई दावत पे आ रहा है, कोई डिनर पे आ रहा है, तो जो आ रहा है वो गेस्ट है, और चूंकि वो मेरे घर पे आ रहा है और मुझे उसे खाना सर्व करना है, सो आई एम द होस्ट, राइट। तो उसी कॉन्सेप्ट से आप इसे भी रिलेट कर सकते हो कि एक ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर रह रहा है और अपना न्यूट्रिशन उस ऑर्गेनिज्म से डिराइव कर रहा है, तो उस ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं होस्ट। ठीक है, एग्जाम्पल, एक कुछ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। जैसे एक अच्छा एग्जाम्पल है लाइस। लाइस पता है बाल में जू हो जाते हैं जब बालों में खुजली होती रहती है। कभी एक्सपीरियंस ना किया हो तो अच्छा है, बट कभी ना कभी शायद देखा होगा कहीं पे, या बचपन में कभी खुद भी एक्सपीरियंस किया हो। तो जो छोटे छोटे ऐसे लाइस होते हैं जो बालों में आ जाते हैं, और वो क्या करते हैं, वो देखो बालों के अंदर रह रहे हैं, मतलब वो ह्यूमन बॉडी में रह रहे हैं। ठीक है, और उन्हें अपना खाना कहाँ से मिल रहा है? वो हमारे बॉडी से ही, हमारे हेयर से ही अपना खाना डिराइव कर रहे हैं, राइट। तो यानी कि जो लाइस का जो न्यूट्रिशन है वो किस तरीके का न्यूट्रिशन है? इट इज़ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और हेटेरोट्रॉफिक में भी किस तरह का न्यूट्रिशन है? पैरासिटिक फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन।
इसके बाद तीसरा एक और न्यूट्रिशन जो हम डिस्कस करते हैं दैट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन हम उस तरह के न्यूट्रिशन को कहते हैं जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म सॉलिड या लिक्विड फूड को इनटेक करता है, यानी कि जो भी खाना वो खाता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सॉलिड या लिक्विड। ठीक है, जैसे बेहतरीन एग्जाम्पल है हम लोग ह्यूमंस, हम लोग जो भी खाना खाते हैं, चाहे हम पिज्ज़ा बर्गर खाते हो, रोटी चावल खाते हो, डोसा इडली खाते हो, चाहे कुछ भी खाते हो, जो भी खाना हम खाते हैं दे आर ईदर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड फूड, जैसे कि ये सारे एग्जाम्पल्स जो मैंने अभी लिए ये सारे सॉलिड फूड है, या फिर अगर हम लिक्विड फूड की बात करें, चाहे आप जूस पीते हो, दूध पीते हो, पानी पीते हो, सो दे आर ऑल लिक्विड। तो सॉलिड हो या लिक्विड हो, जो भी फूड हम खाते हैं दे आर कॉम्प्लेक्स फूड जिनका हम इनटेक करते हैं। तो इस तरह के न्यूट्रिशन को कहा जाता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इस तरह का न्यूट्रिशन भी हेटेरोट्रॉफिक ही होता है, क्योंकि आपको भले ही ऐसा लग सकता है कि नहीं मैम हेटेरोट्रॉफिक क्यों, क्योंकि जो रोटी मैं खाता हूँ वो तो मैं खुद ही बनाता हूँ, एज्यूमिंग कि आपको खाना बनाना आता है, या फिर यू मे थिंक कि मेरी मम्मी तो रोटी खुद से बनाती हैं और खुद खाती हैं, तो इसका मतलब मम्मी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है मम्मी का। नॉट रियली, क्योंकि वो जो रोटी वो बना रही हैं वो किससे बना रही हैं, सोचो 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 सोचो, वो आटे से बना रही है। वो आटा कहाँ से आ रहा है, गेहूं से आ रहा है, और वो कहाँ से आ रहा है, कहीं खेत से आ रहा है। सो बेसिकली इन सम वे वी आर डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स फॉर आवर फूड, यानी कि हमारा फूड एक्चुअली में हम खुद नहीं बना रहे हैं, हम तो बस उनको कुक कर रहे हैं टू मेक इट टेस्टी इनफ फॉर अस टू ईट, राइट। तो उस तरीके से हम कुक कर रहे हैं, बट एक्चुअली में हमारे खाने के लिए हम या तो दूसरे प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं या फिर हम दूसरे एनिमल्स पे डिपेंडेंट हैं, करेक्ट। तो इसीलिए इस तरह के न्यूट्रिशन को जहाँ पर हम सॉलिड, कॉम्प्लेक्स सॉलिड या लिक्विड फूड का इंटेक करते हैं उसे हम कहते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो बच्चों अभी हमने जो भी 3 कैटेगरीज डिस्कस की, चाहे वो सैप्रोफिटिक हो, चाहे वो पैरासिटिक हो, चाहे वो होलोजोइक हो, ये सारे फॉल करते हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अब आप मुझे ये बताओ, अगर मैं पूछूं कि भाई हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जिन ऑर्गेनिजम्स में होता है, जिन्हें हम हेटेरोट्रॉफ्स भी कहते हैं, कुछ हेटेरोट्रॉफ्स के एग्जांपल्स तो सबसे पहला एग्जांपल आप क्या दोगे, ऑब्वियसली ह्यूमंस। इसके अलावा एनिमल्स, फंगाई, इन सभी में पाया जाता है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब बात करेंगे हम होलोजोइक एनिमल्स के बारे में, यानी कि ऐसे एनिमल्स जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को फूड की तरह इनटेक करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम ये होलोजोइक एनिमल्स को भी हम फर्दर 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स। इनके बारे में शायद आपने अपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा। हर्बीवोर्स, ये जो वर्ड है ये आया है हर्ब से, हर्ब बोले तो प्लांट्स। तो ये ऐसे एनिमल्स हैं जो प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर फूड, ये सिर्फ प्लांट्स का ही इनटेक करते हैं, जैसे कि गोट, जैसे कि काव, ये सारे हर्बीवोर्स हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कार्निवोर्स की, तो कार्निवोर्स वैसे एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ फ्लैश खाते हैं, जैसे कि टाइगर, जैसे कि लायन। देखो ये प्लांट्स नहीं खाते हैं, ये दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, यानी कि ये फ्लैश खाते हैं। ठीक है, तीसरा कैटेगरी होता है ओमनीवोर्स, यानी कि जो दोनों प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ही खाते हैं, प्लांट्स और फ्लैश दोनों ही खाते हैं, जैसे कि ह्यूमंस। एग्जैक्टली, अब बहुत सारे ह्यूमंस होते हैं जो वेजिटेरियन होते हैं, इसलिए वो एनिमल्स या फ्लैश नहीं खाते हैं, बट कई सारे ऐसे ह्यूमंस होते हैं जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, यानी कि वो दूसरे एनिमल्स पे भी फीड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे फीड ऑन फिश, दे फीड ऑन गोट, दे फीड ऑन बर्ड्स, राइट। तो इस तरह से दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं, यानी कि वो फ्लैश भी खाते हैं और वो प्लांट्स के प्रोडक्ट्स भी खाते हैं, करेक्ट। तो इस तरह के एनिमल्स को हम कहते हैं ओमनीवोर्स। बेसिकली हमारा कहानी, ये अभी तक की जो हमारी कहानी रही, इससे हमें ये पता चलता है कि जो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, राइट, यानी कि जो अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं, वो अपने खाने के लिए चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं ऑटोट्रॉफ्स पे ही, राइट। अगर आप देखो, चाहे कोई भी हो, कोई भी अपना खाना कैसे भी डिराइव कर रहा हो, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, वो डिपेंड फाइनली किस पे कर रहा है। अगर हम ह्यूमंस की भी बात करें तो वो फाइनली डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, प्लांट्स के ऊपर, राइट। मतलब लेट्स से कि अगर हम शाकाहारी हैं और हम डायरेक्टली प्लांट के प्रोडक्ट्स खा रहे हैं, तब तो हम प्लांट्स पे डायरेक्टली डिपेंडेंट हैं। अगर कोई फ्लैश भी खा रहा है, बट वो एनिमल जिसे हम खा रहे हैं वो एनिमल इन टर्न इज डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स, तो यानी कि उस केस में भी हम इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर आवर फूड।
अब ये जो हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, इसके अंदर कई सारे स्टेप्स होते हैं। एग्जैक्टली तो चलो देखते हैं इन जनरल हॉलोजोइक, किसी भी हॉलोजोइक एनिमल्स के अंदर जब भी आप देखोगे कि पूरे न्यूट्रिशन के लगभग यही वाले स्टेप्स होते हैं। जिसका पहला स्टेप होता है इंजेशन। इन मतलब फूड इन जा रहा है, इनटेक ऑफ फूड, उसे हम कहते हैं इंजेशन। ठीक है, अगला होता है डाइजेशन, यानी कि ये जो कॉम्प्लेक्स फूड अंदर गया, इस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना, दैट इज डाइजेशन। उसके बाद तीसरा स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन, यानी कि अब ये जो सिंपलर फॉर्म में फूड है, इस फूड का ब्लड या लिम्फ में मूव होना, यानी कि जो ब्लड है, बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है हर तरफ, ये ब्लड इस फूड को, इस सिंपल फॉर्म ऑफ फूड को एब्जॉर्ब करता है, दैट इज एब्जॉर्प्शन। ओके, उसके बाद चौथा स्टेप यानी कि फोर्थ नंबर स्टेप होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब अब ये जो एब्जॉर्ब्ड फूड है, इस फूड में से एनर्जी का बनना, एनर्जी का प्रोड्यूस होना, दैट इज एसिमिलेशन। एंड फाइनली द फिफ्थ स्टेप इज इजेशन, दैट इज रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जो भी फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाया, वो अनडाइजेस्टेड फूड का बॉडी से रिमूव हो जाना, दैट इज इजेशन। ठीक है, नाम सारे सिंपल थे। तो बेसिकली किसी भी आप देखोगे आगे चल के जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, हॉलोजोइक एनिमल्स के अंदर या फिर हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर हमें ये 5 स्टेप देखने को मिलेंगे: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। तो चलो बच्चों, अब ये हॉलोजोइक न्यूट्रिशन के स्टेप्स को देखते हैं फॉर अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म दैट इज अमीबा। तो अमीबा के न्यूट्रिशन के अंदर भी हमें देखने को मिलेंगे वही 5 स्टेप्स। पहला स्टेप इंजेशन, यानी कि इनटेक ऑफ फूड। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देखो ध्यान से देखो कि अमीबा किस तरीके से खाने को खाता है। ठीक है, तो अमीबा क्या करता है, इनके पास एक ही सेल होता है, राइट। इसके हाथ पैर मुंह वगैरह तो होते नहीं हैं। तो अमीबा क्या करता है, इसके साइटोप्लाज्म का ही एक टेम्पोररी एक्सटेंशन होता है जिसे कहा जाता है सूडोपोडिया। सूडो मतलब फॉल्स, तो एक तरीके से ये इसके असली के पाँव तो नहीं होते हैं, बट दे आर कॉल्ड फॉल्स फीट। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म देखो टेम्पोररीली यूं एक्सटेंड कर जाता है, जो भी फूड पार्टिकल है उसको कैसे घेर लेता है और फिर उसे निगल जाता है, उसे एनगल्फ कर जाता है, राइट। तो इस तरीके से होता है इनटेक ऑफ फूड इन केस ऑफ अमीबा। इस प्रोसेस को कहा जाता है फैगोसाइटोसिस। फैगो का मतलब होता है टू ईट, साइटो मतलब सेल। तो यहाँ हम देखते हैं कि अमीबा जो है वो सेल के अंदर खाना खाने के लिए किस चीज़ का यूज़ करते हैं, दे एक्सटेंड देयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह सकते हो, या फिर यू कैन से कि ये अपने स्यूडोपोडिया या फिर फॉल्स फीट का यूज़ करते हैं। सो दैट इज इंजेशन। अब अगला स्टेप क्या है, डाइजेशन। अब आप सोच रहे होगे कि ठीक है चलो खाने को निगल तो लिया, बट अब इस खाने को ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेगा। सोचो, यहाँ काम आते हैं एक सेल ऑर्गेनेल जिन्हें हम कहते हैं लाइजोसोम्स। हमने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ा था क्लास 9th में, राइट। तो वहाँ हमने पढ़ा था कि लाइजोसोम्स होते हैं सुइसाइडल बैग्स। क्यों? क्योंकि लाइजोसोम्स में ये खास एबिलिटी होती है कि ये बहुत सारे एंजाइम्स को रिलीज कर सकते हैं, और ये एंजाइम्स जो हैं ये कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि अमीबा के अंदर जो डाइजेशन होता है उसे हम कहते हैं इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। इंट्रासेल्यूलर मतलब विद इन द सेल, सेल के अंदर ही डाइजेशन हो रहा है। जैसे हम कहते हैं ना इंट्रा स्कूल कॉम्पिटिशन, मतलब स्कूल के अंदर ही जो अलग अलग हाउसेस हैं या जो अलग अलग ग्रुप्स हैं उनके बीच में कॉम्पिटिशन हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर देखने को मिलता है इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। और वैसे भी अमीबा क्या है, यूनिसेल्यूलर है, एक ही तो सेल है, तो भाई जो भी प्रोसेसेस होने हैं वो उस एक ही सेल के अंदर होना है ना। तो ये था हमारा स्टेप नंबर 2, दैट वाज डाइजेशन। तीसरा स्टेप है अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन के दौरान ये जो डाइजेस्टेड फूड है, ये फूड डिफ्यूज कर जाता है इनटू द साइटोप्लाज्म। उसके बाद आ जाता है हमारा 4th स्टेप विच इज़ एसिमिलेशन। एसिमिलेशन के दौरान जो हमारा एब्जॉर्ब्ड फूड है वो स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ फैट और ग्लाइकोजन, और उसके बाद उसे बाद में यूज़ किया जाता है फॉर द सिंथेसिस। एंड फाइनली द लास्ट स्टेप और द 5th स्टेप विच इज़ इजेशन। अब जो भी फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि सारा का सारा फूड तो डाइजेस्ट होता नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ रह ही जाता है, तो ये जो अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है ये अमीबा के बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, and that's इजेशन। तो चलो बच्चों, अब बात करेंगे हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स के बारे में। ह्यूमन बीइंग्स में भी पाया जाता है हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि हम लोग भी इनटेक करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर का। ठीक है, तो हमारे भी न्यूट्रिशन के वही 5 स्टेप्स हैं: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन।
ह्यूमंस में डाइजेशन होता कैसे है, ये जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि हमारे बॉडी के अंदर कौन से वो पार्ट्स हैं जो इस डाइजेशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं एग्जैक्टली, एंड दैट इज वेयर वी टॉक अबाउट द ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ट्रैक्ट मतलब रास्ता समझ लो, तो मतलब एक ऐसा रास्ता जिसके थ्रू हमारा जो फूड है वो जाते रहता है और उस दौरान उसका डाइजेशन होता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को कहा जाता है एलिमेंट्री कैनाल भी। एलिमेंट्री कैनाल एक 9 मीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर है जो शुरू होता है माउथ से और ख़त्म होता है एनस में। तो इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, ऑब्वियसली माउथ, फिर बकल कैविटी, उसके बाद ईसोफेगस या फिर जिसे फूड पाइप भी कहा जाता है, फॉलोड बाय स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो सबसे पहले बात करेंगे माउथ की। माउथ क्या होता है, अगर ध्यान से देखो तो हमारे लिप्स, दोनों जो लिप्स हैं, जो दो मूवेबल लिप्स हैं, ये अपर लिप और ये लोअर लिप, इनके बीच का जो स्लिट है, इनके बीच में ये जो ओपनिंग है, राइट, दैट इज माउथ। माउथ का काम क्या होता है, इनटेक ऑफ फूड। अब जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर जाता है थ्रू माउथ, ठीक। माउथ के बाद नेक्स्ट नंबर आता है बकल कैविटी का। बकल कैविटी एक हॉलो कैविटी है हमारे मुंह के अंदर। जैसे देखो हमारे मुंह के अंदर ये जो कैविटी है, यानी कि जॉज और चीक्स से एनक्लोज्ड ये जो हॉलो कैविटी है हमारे मुंह के अंदर, दैट इज कॉल्ड बकल कैविटी, या फिर कई बार इसे ओरल कैविटी भी कहा जाता है। बकल कैविटी के अंदर कई सारी चीजें होती हैं, जैसे कि टीथ। टीथ शार्प होते हैं, इनका काम होता है फूड को क्रश करना, फूड को तोड़ के उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, ठीक है। इसके अलावा हमारे बकल कैविटी के अंदर होता है सलाइवा। सलाइवा एक वाटरी लिक्विड होता है, मतलब अगर आप देखो ऑल द टाइम आपको अपने मुंह के अंदर ना एक वाटरी सा एक लिक्विड या फ्लूइड मिलते रहता है, एंड दैट इज सलाइवा। सलाइवा का काम होता है कि ये खाने को भिगो देता है, मॉइस्चर कर देता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्ट हो जाने की वजह से उसे तोड़ना या उसे ग्राइंड करना भी आसान हो जाता है। इतना ही नहीं, सलाइवा में होता है एक एंजाइम जिसे हम कहते हैं सैलिवरी एमाइलेज, और उसका काम होता है कि वो स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है शुगर में। स्टार्च बोले तो स्टार्च जो है वो कार्बोहाइड्रेट का थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, तो उस स्टार्च को ये कन्वर्ट कर देता है इनटू अ सिंपलर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच इज शुगर। के अलावा हमारे बकल कैविटी के अंदर होता है टंग। यस, टंग में होते हैं टेस्ट बड्स जो हमें ये बताते हैं कि अभी अभी हमने जो खाया वो तीखा है कि मीठा है कि खट्टा है, राइट, तो टेस्ट का एहसास दिलाती हैं। इसके बाद अगला नंबर आता है जिस पार्ट का, दैट इज कॉल्ड फेरिंग्स। फेरिंग्स जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पार्ट है। चाहे हम नाक से एयर को अंदर जाने दें या मुंह से खाने को अंदर जाने दें, ये खाना और एयर दोनों ही फेरिंग्स से के पास होता है। यानी कि फेरिंग्स जो है ये एक कॉमन पैसेज है बोथ फॉर विंड एंड फूड, ठीक है। तो मतलब फेरिंग्स जो है ये फूड पाइप से भी कनेक्ट होता है और ये विंड पाइप से भी कनेक्ट होता है। तो फिलहाल हम डाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो फिलहाल हम फूड की बात कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि फूड जो है ये माउथ से अंदर जाता है, फिर पहुंचता है बकल कैविटी में जहां पर टीथ इसे ग्राइंड करता है, सैलिवरी एमाइलेज इसके स्टार्च को पार्शियली शुगर में कन्वर्ट करता है, और फाइनली ये वाला जो फूड है ये कहाँ जाता है, फेरिंग्स में जाता है। तो अगला नंबर है ईसोफेगस का। ईसोफेगस जिसे फूड पाइप भी कहा जाता है। फूड पाइप का मेन काम ही ये होता है कि ऑब्वियसली ये एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर, एक पाइप की तरह स्ट्रक्चर है जिसका काम होता है कि खाने को नीचे भेजना, सो डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड। अब आप पूछोगे कैसे, तो बहुत अच्छे से समझना, दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो ईसोफेगस होता है यानी कि जो फूड पाइप होता है, इसके वॉल्स पे होते हैं मसल्स, और ये मसल्स जो हैं रिदमिक मूवमेंट होते रहते हैं इन मसल्स का, मतलब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड होते रहते हैं। अब इनके इस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की वजह से क्या होता है, जो फूड है वो बड़ी आराम से नीचे चला जाता है, राइट। और ये जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है, इसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है जिसे हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। प्लीज नोट इट डाउन क्योंकि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड दिस इज ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है। तो बात समझ में आई सबको। यूँ समझ लो एक पाइप है, पाइप के अंदर जो वॉल पे जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड कर रहे हैं, जिसकी वजह से बीच में से जो फूड जा रहा है वो बड़ी आराम से वो नीचे जाता जा रहा है। पॉइंट टू बी नोटेड कि फूड पाइप का बस इतना ही काम है कि वो फूड को नीचे भेजे, यहाँ पर कोई डाइजेशन नहीं होती है। तो बच्चों अगला नंबर है स्टमक का। स्टमक बोले तो पेट। हम अक्सर ही कहते हैं राइट, भूख लगी है खाना खा लो पेट भर जाएगा, यानी कि ये खाना जो है कहाँ जा रहा है, पेट में जा रहा है, एग्जैक्टली। तो फूड पाइप के बाद
खाना पहुंच रहा है पेट में। पेट की खासियत ये होती है कि इसके मस्कुलर वॉल्स होते हैं, जिस वजह से जैसे जैसे इसमें खाना भरते जाता है स्टमक में ये खास एबिलिटी होती है कि ये एक्सपैंड करता जाता है, राइट। कभी सुना होगा, लोग कहते हैं ना, यार मैंने इतना खा लिया ना कि मेरा पेट फट जाएगा, मतलब पेट अब फर्दर एक्सपैंड नहीं कर पाएगा और ये फट जाएगा, राइट। ओके, तो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट करने वाली बात यह है कि स्टमक के अंदर होता है डाइजेशन। एग्जैक्टली, यहाँ डाइजेशन होता है। कैसे होता है? स्टमक में होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो बनाते हैं, जो रिलीज करते हैं गैस्ट्रिक एंजाइम्स, और वो मदद करते हैं डाइजेशन में। गैस्ट्रिक एंजाइम्स बोले तो, अगर स्पेसिफिकली नाम लेके बोले तो, एक एंजाइम होता है पेप्सिन। इसका काम ये होता है कि ये प्रोटीन्स के डाइजेशन में मदद करता है। प्रोटीन जो कि कॉम्प्लेक्स होता है, इन्हें कन्वर्ट कर देता है टू अ रिलेटिवली सिंपलर फॉर्म, और इस तरीके से उन्हें डाइजेस्ट करने में मदद करता है। अब देखो, स्टमक में जो डाइजेशन होता है ना, इसमें रोल सिर्फ गैस्ट्रिक एंजाइम्स का नहीं होता है, इसमें 3 चीज़ों का बहुत क्रिटिकल रोल होता है। पहला ऑब्वियसली गैस्ट्रिक एंजाइम्स, क्योंकि यही तो डाइजेस्ट करते हैं। दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और तीसरा म्यूकस। तो चलो देखते हैं कि इनका रोल क्या होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये एज सच डाइजेशन में एक डायरेक्टली मदद तो नहीं करता है, बट इनडायरेक्टली डाइजेशन में मदद करता है। कैसे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड चूंकि एसिड है, तो पहले तो ये फूड में पाए जाने वाले या वहाँ पे जो भी पाए जाने वाले माइक्रोब्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उन्हें मार डालता है। इसके अलावा इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के होने की वजह से वो जो मीडियम है ना, वो एसिडिक हो जाता है। और जो गैस्ट्रिक एंजाइम्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम पे ही काम करते हैं। समझ रहे हो ना? यानी कि अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ना हो तो गैस्ट्रिक एंजाइम्स होते हुए भी वो डाइजेशन का काम करेंगे नहीं। तो यानी कि गैस्ट्रिक एंजाइम्स को काम करने के लिए एसिडिक मीडियम होना चाहिए, और वो एसिडिक मीडियम कौन बनाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेकिन वही कहते हैं ना कि सब कुछ का एक बैलेंस होना चाहिए। अब अगर बहुत एक्सेस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जमा हो जाएगा तब भी दिक्कत है। और वहीं पे मदद करता है म्यूकस। म्यूकस जो है ये स्लाइमी होता है, ये थोड़ा विस्कस चिटचिटा होता है, और ये स्लिपरी भी होता है। और इसका काम ही ये होता है कि ये एक्सेस क्वांटिटी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जमा नहीं होने देता। ठीक है। सो कुल मिला के हमें ये समझ में आया कि स्टमक के अंदर हमारा खाना जो है वो फूड पाइप से स्टमक में पहुंचता है। स्टमक में उस खाने का डाइजेशन होता है, बेसिकली प्रोटीन का डाइजेशन होता है यूजिंग पेप्सिन विच इज़ अ गैस्ट्रिक एंजाइम। और ये गैस्ट्रिक एंजाइम्स को काम करने के लिए चाहिए होता है एसिडिक मीडियम, जो प्रोवाइड करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ताकि ज़्यादा एक्सेस में जमा ना हो जाए, उससे बचाता है म्यूकस। अब भाई डाइजेशन के प्रोसेस को डिस्कस कर रहे हैं तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में जानना ही पड़ेगा, है कि नहीं? क्योंकि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स तो वो होते हैं जो एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं, जो डाइजेशन में मदद करते हैं। अब देखो, जब भी मैं डाइजेशन की बात कर रही हूँ, तुम्हें समझना होगा कि जो भी ये खाना हम खाते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है, उनमें प्रोटीन भी होता है, उनमें फैट भी होता है। तो यानी कि इन सबको डाइजेस्ट होना है, और इन सबको डाइजेस्ट करने के लिए अलग अलग एंजाइम्स होते हैं। और ये एंजाइम्स कहाँ से आते हैं? ग्लैंड से आते हैं, राइट। तो यहाँ पर अभी फिलहाल हम डिस्कस करेंगे 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, पहला लिवर और दूसरा पैनक्रियास। ठीक है, तो पहले बात करते हैं लिवर की। लिवर जो है हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक है, लिवर करता क्या है? लिवर सिक्रीट करता है बाइल जूस, और ये बाइल जूस सिक्रीट करता है लिवर, बट ये स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। ठीक है, बहुत बार लोगों से सुना होगा, राइट, कि भाई इसके ना गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया। तो ये गॉल ब्लैडर का काम क्या होता है कि ये बाइल जूस को स्टोर करता है। अब आप सोचोगे कि भाई बाइल जूस इतना क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम जहाँ पे वो स्टोर होता है उसको इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, जो उसे रिलीज करता है या सिक्रीट करता है उसको इतना इंपॉर्टेंस देते हैं। तो बाइल जूस का काम होता है ये फैट्स को इमल्सीफाई करता है, यानी कि फैट्स के डाइजेशन में मदद करता है। साथ ही साथ ये अपने मीडियम को बना देता है एल्कलाइन। ठीक है, जैसे हमने देखा था ना, स्टमक में HCl क्या करता था? मीडियम को एसिडिक बना देता था, जिसकी वजह से जो एंजाइम्स थे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, वो काम कर पाते थे। कई जो गैस्ट्रिक एंजाइम्स थे वो काम कर पाते थे। यहाँ पर कुछ डिफरेंट सिचुएशन होता है। यहाँ पर ये जो बाइल जूस है ये क्या करता है? ये मीडियम को एल्कलाइन बना देता है, और ये पैनक्रियाटिक एंजाइम्स और इंटेस्टाइनल एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देता है। मतलब जो एंजाइम्स पैनक्रियास से सिक्रीट हो रहे हैं या फिर इंटेस्टाइन से सिक्रीट हो रहे हैं, उनको एक्टिवेट कर देता है, और वो एंजाइम्स भी डाइजेशन में ही तो मदद करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब बाइल जूस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, राइट। चलो अब देखते हैं अगले ग्लैंड को, विच इज पैनक्रियास। तो पैनक्रियास हमारे बॉडी का सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। पैनक्रियास सिक्रीट करता है पैनक्रियाटिक जूस, और पैनक्रियाटिक जूस में पाए जाते हैं 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम्स।
पहला ट्रिप्सिन जो कि डाइजेस्ट करता है प्रोटीन्स, दूसरा पैनक्रियाटिक एमाइलेज जो कि डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट्स, और तीसरा पैनक्रियाटिक लाइपेज जो कि डाइजेस्ट करता है फैट्स। तो इसका मतलब देखो, जो ये पैनक्रियाटिक एंजाइम्स जो हैं ये तो भाई कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, इन सब चीज़ों को डाइजेस्ट करते हैं। तो मतलब मैसिव डाइजेशन जो है वो यहाँ से होता है। तो बच्चों, स्टमक में काम हो जाने के बाद फूड पहुंच जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कैसे पहुंचता है? थ्रू द स्फिंक्टर मसल। स्फिंक्टर मसल नोट करो, क्योंकि पहली बार सुन रहे हो, नया नाम है तुम्हारे लिए, है ना। स्फिंक्टर मसल ऑब्वियसली एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है और इसका काम होता है कि ये वाल्व की तरह बिहेव करता है, मतलब ये ओपन क्लोज हो सकता है। तो जैसे ही खाने का जो भी डाइजेशन वगैरह का काम था वो खत्म हो गया स्टमक में, तो ये स्फिंक्टर मसल्स ओपन हो जाते हैं, तो खाना पहुंच जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ये खाना बैक फ्लो करके वापस स्टमक में नहीं आ पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो स्फिंक्टर मसल है वो क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, तो अब भाई हमारा खाना पहुंच चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं सबसे पहले। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये एक बहुत ही कॉइल्ड, नैरो सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, डिओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। डिओडेनम इसका पहला ऊपर वाला हिस्सा है, जेजुनम इसका मिडिल पार्ट है और इलियम इसका लास्ट पार्ट है। ठीक है, डिओडेनम की अगर बात करें तो ये वो वाला पार्ट है जहां पर पैनक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट आके ओपन होते हैं। यानी कि बाइल डक्ट क्या लेके आता है? बाइल डक्ट, डक्ट बोले तो ट्यूब समझ लो। बाइल डक्ट में आता है बाइल जूस, पैनक्रियाटिक डक्ट में आता है पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है कहाँ पे? डिओडेनम में। ठीक है, डिओडेनम एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर होता है और इसके बाद आता है क्या? जेजुनम, जो कि डिओडेनम से भी ज़्यादा नैरो होता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर वाइज समझ में आ गया। अब यहाँ पे होता क्या है? ऑब्वियस ही बात है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है, एकदम फुल फ्लेश्ड डाइजेशन होता है। कैसे होता है डाइजेशन? अभी अभी आपने देखा कि भाई बाइल जूस यहाँ पहुँच चुका है, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स पहुँच चुका है, और किसकी ज़रूरत है हमें डाइजेशन के लिए? हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि पैनक्रियाटिक एंजाइम्स में ही कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं ट्रिप्सिन जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, इसमें होता है पैनक्रियाटिक एमिलेज जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, इसमें होता है पैनक्रियाटिक लाइपेज जो फैट को डाइजेस्ट करता है। तो भाई प्रोटीन को डाइजेस्ट करके बना देता है अमाइनो एसिड, फैट को डाइजेस्ट करके बना देता है फैटी एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करके बना देते हैं सिंपल शुगर्स। तो भाई सारे डाइजेशन तो हो ही जाते हैं यहाँ पर, है कि नहीं? ओके, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से यहाँ पर डाइजेशन होता है। अच्छा, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है एंड दैट इज एब्जॉर्प्शन। याद करो वो हमारे जो 5 स्टेप्स थे, इंजेशन हो चुका, डाइजेशन हो चुका, तो अगला नंबर किसका है? एब्जॉर्प्शन का। तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन भी होता है। एब्जॉर्प्शन मतलब ये जो डाइजेस्टेड फूड है अब इसे ब्लड में जाना है। कैसे जाएगा? तो हम देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल्स में, अंदर वाले वॉल्स में छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम कहते हैं विलाई। ठीक है, विलाई जो है ये एकदम रिचली सप्लाइड होते हैं विथ ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो ये विलाई जो है ये क्या करते हैं? ये एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। तो जितने ज़्यादा, बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, राइट? तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होता है उतना बेटर एब्जॉर्प्शन होता है कि नहीं? तो इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन तो होता ही है, साथ साथ एब्जॉर्प्शन भी होता है। ठीक है, एक और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है व्हेन वी टॉक अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन, कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ होता है ना, ये एनिमल टू एनिमल वेरी करता है बेस्ड ऑन कि किस एनिमल को कितनी ज़्यादा डाइजेशन की ज़रूरत है, और ये डिपेंड करता है कि वो एनिमल किस तरह का फूड खाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कार्निवोर्स की बात करें, कार्निवोर्स कौन से एनिमल्स होते हैं? जो सिर्फ फ्लैश खाते हैं। ठीक है, अगर हम कार्निवोर्स की बात करें तो ऐसा नोटिस किया जाता है कि मीट को डाइजेस्ट करने में कंपैरेटिवली कम टाइम लगता है कंपेयर्ड टू प्लांट को डाइजेस्ट करने में, क्योंकि प्लांट में होता है सेल्यूलोज और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में ज़्यादा टाइम लगता है। इसीलिए ऐसा देखा गया है कि जो कार्निवोर्स होते हैं उनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ होता है वो कम होता है कंपेयर्ड टू हर्बीवोर्स, क्योंकि मीट को डाइजेस्ट करना थोड़ा आसान होता है। तो इसी मतलब नॉट एग्जैक्टली आसान, बट उनको डाइजेस्ट करने में कम टाइम लगता है, इसीलिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ होता है वो कम होता है कंपेयर टू दोज एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं। मतलब ये हुआ कि स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ ज़्यादा होगा अगर डाइजेशन को ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो बच्चों, अब तक हमने क्या देखा कि स्टमक में थोड़ी डाइजेशन हुई, स्मॉल इंटेस्टाइन में थोड़ी और डाइजेशन हो गई, और उसके बाद इनफैक्ट एब्जॉर्प्शन भी थोड़ा बहुत हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन जो फूड डाइजेस्ट हो ही नहीं पाया
उस अनडाइजेस्टेड फूड का क्या? ये अनडाइजेस्टेड फूड पास हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से सीधा लार्ज इंटेस्टाइन में। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के मुकाबले ये काफ़ी ज़्यादा वाइड है, काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है। अगर इसके पार्ट्स की बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन के भी ब्रॉडली 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट इज कोलोन, दूसरा पार्ट इज रेक्टम। कोलोन की अगर हम बात करें तो इट इज़ अ यू शेप्ड स्ट्रक्चर। रेक्टम की अगर बात करें तो ये हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल का टर्मिनल पार्ट है, मतलब एकदम आखिरी वाला पार्ट है। रेक्टम का काम ही ये होता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड यहाँ तक आया है उसमें से एक्सेस वाटर को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसके बाद जो बचा हुआ मटेरियल रहता है विच इज़ द अनडाइजेस्टेड फूड दैट गोज आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस। तो यानी कि इस तरीके से जो अनडाइजेस्टेड फूड था वो हमारी बॉडी से निकल गया, एंड दैट्स द प्रोसेस ऑफ इजेशन। तो बच्चों यानी कि हमने न्यूट्रिशन पूरा पढ़ लिया, इनफैक्ट हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को भी पूरा कवर कर लिया। तो हो जाए एक क्विक रिकैप। हमने ये देखा कि हम जो भी खाना खाते हैं दैट इज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर। ये खाना हम खाते हैं माउथ से, वहाँ से होता है इनटेक ऑफ फूड दैट इज इंजेशन। माउथ से ये खाना जाता है हमारे बकल कैविटी में, बकल कैविटी में होता है सलाइवा। सलाइवा क्या करता है, हमारे खाने को थोड़ा भिगो देता है, मॉइस्चन कर देता है, सॉफ्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमारे टीथ उन्हें आराम से ग्राइंड करके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। इतना ही नहीं, सलाइवा में होता है सैलिवरी अमाइलेज जो स्टार्च को स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता है इनटू सिंपल शुगर्स। उसके बाद ये जो सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड है ये पहुंच जाता है हमारे फेरिंग्स को, और फेरिंग्स इन्हें भेज देता है टू द ईसोफेगस दैट इज द फूड पाइप। फूड पाइप से ये खाना सीधा नीचे जाते हुए पहुंच जाता है हमारे स्टमक में, और स्टमक में क्या होता है, स्टमक में होते हैं गैस्ट्रिक एंजाइम्स जो डाइजेशन में मदद करता है। ताकि गैस्ट्रिक एंजाइम काम कर सके इसीलिए एक एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए होता है जो प्रोवाइड करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बट ये भी ज़रूरी होता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज़्यादा एक्सेस में जमा ना हो जाए, और ऐसा होने से कौन बचाता है, म्यूकस। इसके बाद ये खाना जा पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ड्यूओडेनम वाले पार्ट में आ पहुंचता है पैनक्रियाटिक डक्ट जो अपने साथ कैरी करता है पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। पैनक्रियाटिक एंजाइम्स रिलीज करता है पैनक्रियास जो हमारे बॉडी का सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, और इसके में होते हैं एंजाइम्स जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट सबको डाइजेस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे ड्यूओडेनम में आ पहुंचता है बाइल डक्ट जिसमें होता है बाइल जूस, क्योंकि बाइल जूस एनवायरनमेंट को बना देता है अल्कलाइन और पैनक्रियाटिक एंजाइम्स के एक्शन को ट्रिगर कर देता है, उन्हें एक्शन में लेके आता है। ठीक है, सो ऑल टुगेदर इन पैनक्रियाटिक एंजाइम्स और बाइल जूस के हेल्प से सारा का सारा डाइजेशन कंप्लीट होता है इन आवर स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इतना ही नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन भी होता है यूजिंग विलाई जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं ऑन द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो पहुंच जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट होता है दैट इज रेक्टम, वो इस अनडाइजेस्टेड फूड से एब्जॉर्ब कर लेता है सारा का सारा एक्सेस वाटर, और बाकी का सारा अनडाइजेस्टेड फूड गोज आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस। तो ये है हमारा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बच्चों एनिमल्स के बाद अब बारी है जानने की अबाउट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि प्लांट्स होते हैं ऑटोट्रॉफ्स, यानी कि दे हैव ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये अपना खाना खुद बनाते हैं, ये स्वावलंबी हैं, किसी और पे डिपेंड नहीं करते हैं। जिस प्रोसेस से ये अपना खाना बनाते हैं यूजिंग लाइट उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो क्या होता है फोटोसिंथेसिस? फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब किसी चीज़ का बनना, सिंथेसाइज होना। तो प्रोसेस जिससे ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब जिस तरीके से आप कभी भी कोई भी चीज़ बनाते हो, लेट्स से आपको आलू की सब्जी बनानी है तो उसके लिए आपको आलू चाहिए, टमाटर चाहिए, प्याज चाहिए, मिर्ची चाहिए, नमक चाहिए, मिर्च चाहिए, हल्दी चाहिए, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, राइट। ठीक उसी तरीके से फोटोसिंथेसिस को होने के लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं। कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती है? सबसे पहले सनलाइट, फिर क्लोरोफिल, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलती हैं? आपने देखा होगा कि अधिकतर प्लांट्स जो हैं वो सनलाइट में, उन्हें लाइट चाहिए होता है, उन्हें पानी चाहिए होता है, इसीलिए हम उन्हें पानी देते हैं, करेक्ट। क्लोरोफिल क्या होता है? एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो प्लांट के लीव्स में पाया जाता है, एंड दैट्स द रीजन फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द लीव्स ऑफ प्लांट्स।
ठीक है। तो अगर हम इसके एग्जैक्ट केमिकल रिएक्शन को देखें तो रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, CO2 प्लस H2O इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट हमें क्या मिलता है, C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O, यानी कि फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज होता है और फूड जो बनता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो बच्चों फोटोसिंथेसिस के केमिकल रिएक्शन को अगर हम थोड़ा और बारीकी से देखें तो हम देखते हैं कि इसके दौरान होता क्या है। इसके दौरान जो पहला स्टेप होता है दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। मैंने बताया क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, तो ये जो क्लोरोफिल होता है इसका काम होता है कि ये सनलाइट में से लाइट की जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करता है। स्टेप नंबर 2 में यही एनर्जी जो है ये कन्वर्ट हो जाता है केमिकल एनर्जी में, एंड उस दौरान हम देखते हैं कि जो वाटर है जो एक इनपुट था वो वाटर स्प्लिट हो जाता है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एंड तीसरे स्टेप में हम देखते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा जो इनपुट था वो कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर बना देता है कार्बोहाइड्रेट, जो कि हमारा जिस फॉर्म में हमारे प्लांट का फूड बनता है। तो बच्चों मैंने अभी अभी बताया था कि ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है ये प्लांट्स के लीव्स में अकर करता है, राइट? क्यों? क्योंकि लीव्स में होता है क्लोरोफिल, जिसकी वजह से इनफैक्ट लीव्स का कलर ग्रीन होता है। साथ ही साथ ये भी जान लो कि प्लांट के लीव्स में ना बहुत ही छोटे छोटे एकदम टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, और पता है इन पोर्स को हम कहते हैं स्टोमेटा। एंड स्टोमेटा प्ले अ वेरी वेरी क्रिटिकल रोल इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कैसे? ये जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं इन्हीं के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। जैसे कि आलू की सब्जी बनाने के लिए आलू इज वन रिक्वायरमेंट, सिमिलरली फोटोसिंथेसिस होने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड इज वन रिक्वायरमेंट। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आएगा कैसे प्लांट के अंदर? थ्रू दीज स्टोमेटा। ठीक है, बात समझ में आई? ओके। अब देखो होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत तभी है जब प्लांट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा है, यानी कि जब आप आलू की सब्जी बना रहे हो तभी आपको आलू चाहिए, राइट? तो आपने आलू ऑर्डर किया, डिलीवरी बॉय आके आपके घर में आलू डिलीवर करके गया। ठीक है, अब वो आलू लेने के लिए आप ऑब्वियसली अपना दरवाज़ा खोलोगे एंड यू विल टेक दैट पोटैटो फ्रॉम द डिलीवरी गाय ताकि आप अपनी आलू की सब्जी बना सको। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप अपने घर का दरवाज़ा हमेशा खुला छोड़ दोगे। अब आलू की सब्जी हमेशा तो नहीं बन रही है, जब बन रही है तब आप दरवाज़ा खोलोगे टू पिक अप द आलू, करेक्ट? इन अ सिमिलर वे यहाँ पर भी जो स्टोमेटा है, जो पोर्स हैं, इन पोर्स को हमेशा खुले रहने की ज़रूरत नहीं है। ये पोर्स तभी खुलते हैं जब प्लांट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा है और उसे कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है। ठीक है, अब आप पूछोगे कि क्यों, अगर पोर्स खुले ही रह गए तो क्या दिक्कत है? ठीक वही दिक्कत है, अगर आप अपने घर के दरवाजे को हमेशा खुला ही छोड़ दिए तो क्या होगा? हमेशा आलू तो डिलीवर नहीं हो रहा है, बट ऐसा ज़रूर हो सकता है कि कोई चोर आके आपके घर से कोई सामान लेके भाग जाए, राइट? जो कि आप नहीं चाहोगे। सिमिलरली ये जो टाइनी पोर्स हैं, जो स्टोमेटा है, अगर ये हमेशा ओपन रह गए तो ऐसा भी हो सकता है कि प्लांट्स के अंदर से वाटर इनके थ्रू लूज होते रहे, तो प्लांट्स क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेट होते रहेगा, राइट? प्लांट सूख जाएंगे, करेक्ट? तो इसीलिए क्या होता है, ये जो पोर्स होते हैं ये हमेशा खुले नहीं रहते हैं, और उसी एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हेन एक और टर्म पिक्चर में आ जाता है जिसे हम कहते हैं गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स का काम ही होता है दैट दे कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर्स। मतलब ये जो छोटे छोटे स्टोमेटा हैं, ये कब खुलेंगे और कब बंद होंगे, इसको कंट्रोल करते हैं गार्ड सेल्स। कैसे, ये भी समझ लो। देखो गार्ड सेल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, मतलब यूँ समझ लो, ये दो गार्ड सेल्स हैं, बॉडी गार्ड जैसे हम कहते हैं ना, और उनके बीच में जो ओपनिंग है दैट इज योर स्टोमेटा। ठीक है, अब जब इन गार्ड सेल्स के अंदर पानी आ जाता है तो ये खुद स्वेल कर जाते हैं। जब ये स्वेल कर जाते हैं तो देखो क्या हो रहा है, बीच का जो पोर है वो ऑब्वियसली खुल जा रहा है, वो ओपन हो जा रहा है। दूसरी तरफ जब ये गार्ड सेल श्रिंक कर जाते हैं इस तरीके से, तो ऑटोमेटिकली इनके बीच का जो पोर है वो क्या हो रहा है, वो क्लोज हो जा रहा है। तो इस तरीके से गार्ड सेल्स जो हैं ये स्टोमेटा को ओपन और क्लोज होने, जो स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोजिंग है, इसको गवर्न करता है। ठीक है, तो समझ में आई पूरी कहानी फोटोसिंथेसिस की। तो इस तरीके से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और इस तरीके से प्लांट को अपना फूड मिलता है, और उसके बाद यही फूड जो लीव्स में बनता है वो प्लांट के बाकी सारे पार्ट्स तक पहुंचता है। कैसे पहुंचता है वो हम तब पढ़ेंगे जब हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन की तरह कई और लाइफ प्रोसेसेस होती रहती हैं, और इन प्रोसेसेस को होने के लिए चाहिए होती है एनर्जी। अब सवाल वही उठता है कि भाई एनर्जी आएगी कहाँ से, फूड से आएगी, कैसे आएगी?
तो भाई फूड हमने इंटेक किया, हमने फूड को खाया, फिर वो फूड कहाँ गया, हमारी बॉडी के अंदर गया, वो फूड का डाइजेशन हुआ, उसके बाद वो फूड एब्जॉर्ब हुआ, फिर वो असिमिलेशन हुआ उसका, और इस तरह से वहाँ से एनर्जी आएगी। तो ये जो फूड से एनर्जी का जो ये प्रोसेस इन्वॉल्व है उसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन। वहीं पे रेस्पिरेशन का काम है कि फूड में से एनर्जी लेके आना। तो एग्जैक्टली क्या होने पे फूड से हमें एनर्जी मिलती है? फूड के ऑक्सीडेशन से, ठीक है। तो रेस्पिरेशन के इस पूरे प्रोसेस में हम दो बातों को कवर करेंगे। सबसे पहला, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। किसी भी चीज़ को अगर ऑक्सीडाइज करना है तो ऑक्सीजन चाहिए। तो सबसे पहला एस्पेक्ट जो हम कवर करेंगे रेस्पिरेशन में वो ये है कि फ्रॉम वेयर डू वी गेट ऑक्सीजन, या फिर हाउ डू वी गेट ऑक्सीजन, राइट। और दूसरा एस्पेक्ट जो हम कवर करेंगे वो ये है कि फूड के ऑक्सीडेशन से एनर्जी प्रोड्यूस कैसे होती है। तो इन दोनों एस्पेक्ट को कवर करते हुए हम पूरा का पूरा रेस्पिरेशन का प्रोसेस समझेंगे। तो चलो बच्चों, अब ये देखते हैं कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस के अंदर एग्जैक्टली इन टर्म्स ऑफ केमिकली अंदर क्या चल रहा होता है ना। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि यार भूख लगती है, बॉडी को एनर्जी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम सीधा सीधा खाना खा लेते हैं, चाहे कुछ भी खाए। अब ये खाना खाने के बाद खाना डाइजेस्ट होता है, डाइजेशन होता है, यानी कि वो खाना जो है बिल्कुल सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद वो खाना एब्जॉर्ब होता है। कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है? हमने पढ़ा था कहाँ पे होता है? इंटेस्टाइन में। एग्जैक्टली खाना एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। चलो वो भी हो गया। उसके बाद एसिमिलेशन होता है, यानी कि ये जो एब्जॉर्ब खाना है ये मूव कर जाता है ब्लड में। उसके बाद इस फूड से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो यानी कि यहाँ पे हम जिस फूड की बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या होता है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज को हम लिख सकते हैं C6H12O6। अब हम कह रहे हैं रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है? ऑक्सीडेशन, यानी कि ये जो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड है यानी कि ग्लूकोज है, ये ऑक्सीडाइज होता है और इस वजह से हमें मिलता है CO2 प्लस H2O प्लस ढेर सारी एनर्जी। और ये जो एनर्जी मिलती है ये किसके फॉर्म में मिलती है? ये एनर्जी हमें मिलती है इन द फॉर्म ऑफ ATP, दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसका स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा। देखो यहाँ पे 1 2 3 फॉस्फेट दिख रहा है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ATP क्या होता है? ये एनर्जी का करेंसी होता है। जैसे कि हम पैसे की जब बात करते हैं, राइट, तो कैसे होता है? लेट्स से कि आपको पैसे की ज़रूरत है, तो आप अपने पापा से या मम्मा से जाके पूछते हो कि भाई मुझे पैसे चाहिए। उन्होंने आपको एक 100 रुपये का नोट दे दिया, ठीक है। अब आपके वो पैसे खर्च हो गए, आपको और पैसे चाहिए, तो आप फिर से आते हो, फिर पापा आपको 50 रुपीज़ देते हैं या 100 रुपीज़ या 500 रुपीज़ कुछ भी देते हैं। सो दैट इज़ योर करेंसी। इन अ सिमिलर वे जब बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वो एनर्जी किसके फॉर्म में आती है? ATP के फॉर्म में आती है, ठीक है। तो ATP इज़ आवर एनर्जी करेंसी। ओके, अब यहाँ पे एक सवाल आपके दिमाग में आ सकता है। क्या आ सकता है सवाल? कि मैम जो खाना हम खाते हैं ये खाना ज़रूरी तो नहीं है कि ग्लूकोज रिच ही होता है। हम लोग प्रोटीन भी खाते हैं और प्रोटीन के अंदर तो अमाइनो एसिड होता है। हम लोग फैट्स भी खाते हैं, उसके अंदर फैटी एसिड होता है। हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स भी लेते हैं। तो ऐसा क्यों कि हम यहाँ पे सिर्फ ग्लूकोज को कंसिडर कर रहे हैं? दैट इज़ बिकॉज बच्चों जितने भी फूड हम खाते हैं, जितने भी फूड होते हैं, इन सभी में जो मटेरियल्स होता है वो या तो ग्लूकोज होता है। जैसे मान लो जितने भी शुगर रिच फूड होते हैं उनमें होता है ग्लूकोज, और बाकी फूड्स में ऐसी चीज़ें होती हैं जो ग्लूकोज बना सकता है। सो एंड ऑफ द डे जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड की बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम ग्लूकोज की बात कर रहे हैं। सो आई गेस विथ दिस रिएक्शन दिमाग में थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से फूड में से एनर्जी आती है। तो इसका मतलब अगर मुझे रेस्पिरेशन को डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? ये एक ऐसा लाइफ प्रोसेस है जिसके दौरान हम अपने सराउंडिंग्स से ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं, मतलब हम अपने सराउंडिंग से, अपने आसपास से ऑक्सीजन को लेते हैं। उसके बाद ये ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाके फूड को ऑक्सीडाइज करता है। उस दौरान काफ़ी सारी एनर्जी रिलीज होती है और साथ ही साथ उस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है एज अ बाई प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। तो अब आप खुद देखो, अभी अभी जो हमने डेफिनेशन बोली उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान? सबसे पहले हो रहा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्यों? हम ऑक्सीजन ले रहे हैं सराउंडिंग से और हम कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। दे क्यों रहे हैं? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है एज अ बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन।
ठीक है, तो इसीलिए जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको तो हम बाहर दे देंगे, राइट। और रेस्पिरेशन होने के लिए हमें चाहिए ऑक्सीजन, इसीलिए ऑक्सीजन का हम इनटेक करेंगे। तो बेसिकली रेस्पिरेशन के अंदर पहली चीज़ जो हो रही है दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दूसरी चीज़ जो हो रही है दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। तो अब हम इन दोनों चीज़ों को सेपरेटली देखेंगे। अब बहुत से बच्चों को ये मिसकंसेप्शन रहता है कि यार रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग ये ना वही लगभग सेम चीज़ें हैं, क्योंकि ब्रीदिंग में भी तो हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। बट बता दूं मैं साफ साफ कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दो अलग चीज़ें हैं, दे आर नॉट द सेम। ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर हम सिर्फ सांस लेना और सांस छोड़ना इसकी बात करते हैं। इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस। ये एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्रोसेस है, यानी कि एक्स्ट्रा मतलब बाहर, सेल के बाहर ये प्रोसेस हो रहा होता है। तो ये सिर्फ एक फिजिकल प्रोसेस है। दूसरी तरफ अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। समझ रहे हो, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी है और इंट्रा सेल्यूलर भी है। कैसे? एक्स्ट्रा सेल्यूलर इसलिए क्योंकि रेस्पिरेशन में भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है जो कि सेल के अंदर नहीं हो रहा है, तो इसीलिए एक्स्ट्रा सेल्यूलर। लेकिन रेस्पिरेशन में फूड का ऑक्सीडेशन भी तो हो रहा है, मतलब फूड का ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। ये रिएक्शन कहाँ हो रहा है? सेल के अंदर हो रहा है। तो यानी कि रेस्पिरेशन के अंदर एक इंट्रा सेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर दोनों प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं। रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है, करेक्ट। हमने खुद देखा कि रिएक्शन होता है, फूड का ऑक्सीडेशन होता है, उसमें एनर्जी रिलीज होती है। ब्रीदिंग में देयर इज नो एनर्जी रिलीज्ड। रेस्पिरेशन में एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि वहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन चल रहा होता है। ब्रीदिंग के केस में नो एंजाइम्स इन्वॉल्व। रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो बॉडी के सारे सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। ऐसा नहीं कि पूरे बॉडी में सिर्फ कोई एक सेल या कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल्स में रेस्पिरेशन हो रहा होता है। सारे सेल्स को एनर्जी चाहिए होती है, तो बॉडी के सभी सेल्स में रेस्पिरेशन हो रहा होता है। लेकिन अगर हम ब्रीदिंग की बात करें तो ब्रीदिंग का जो ये फिजिकल प्रोसेस है इसमें हमारे बॉडी के कुछ ही ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, राइट। आप खुद सोच के देखो, जब आप ब्रीद इन करते हो या ब्रीद आउट करते हो, यू कैन फील इट फॉर योर सेल्फ कि आपका जो नॉस्ट्रल है, राइट, आपका जो विंड पाइप है, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होते हैं। बट आपके कई सारे बॉडी ऑर्गन्स हैं जो इन्वॉल्व नहीं भी होते हैं, करेक्ट। तो इसीलिए जब ब्रीदिंग की हम बात करते हो तो वहाँ पे सिर्फ कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स ही इन्वॉल्व होते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। अब बात करते हैं रेस्पिरेशन के टाइप्स के बारे में। तो रेस्पिरेशन दो टाइप्स के होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। तो चलो इनके नाम से गेस करने की कोशिश करते हैं कि ये क्या होते हैं। एरोबिक एयर से आया है, एरोबिक यानी कि ऐसा रेस्पिरेशन जो एयर के प्रेजेंस में हो, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो। उसी तरह एनाएरोबिक एग्जैक्टली उल्टा, यानी कि जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो उसे हम कहते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। अब एक बात यहीं पे क्लैरिफाई कर देती हूँ कि फूड का जो ऑक्सीडेशन है यानी कि जो रेस्पिरेशन है ये एयर के प्रेजेंस में भी हो सकता है और एयर के एब्सेंस में भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अभी हम इनके डिटेल में डिस्कस करेंगे, दोनों एरोबिक और एनाएरोबिक दोनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे विथ ऑल द केमिकल रिएक्शंस, ताकि एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलो बच्चों, सबसे पहले बात करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन की। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीडेशन होगा, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, बिल्कुल। और इसमें क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी खूब सारी, क्योंकि भाई रेस्पिरेशन का सारा मकसद ही यही है, टू रिलीज एनर्जी। तो ये जो है एक स्टेप वाइज प्रोसेस है, मतलब ये कुछ स्टेप्स में अगर करता है तो हम एक एक करके सारे स्टेप्स देखेंगे, ठीक है। तो हमारा जो पहला स्टेप होता है उसे हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। बहुत ध्यान से प्यार से समझेंगे हम सारे स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि जब हम इसे टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं ना तो ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा दिखता है, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो आसान लगेगा। तो सबसे पहला स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस, जो अकर करता है कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में, क्योंकि ये जो पूरा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है कहाँ हो रहा है, सेल में हो रहा है। तो सेल के अंदर कहाँ हो रहा है वो भी पता होना चाहिए ना, बिल्कुल। तो यानी कि ग्लाइकोलिसिस जो कि पहला स्टेप है एरोबिक रेस्पिरेशन का, वो साइटोप्लाज्म में हो रहा है। इसके दौरान हो क्या रहा है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज गेटिंग कन्वर्टेड टू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरूवेट। मतलब ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल, जैसे कि C6H12O6, ये ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल से बन रहा है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरूवेट। पाइरूवेट क्या होता है देखो, ठीक है, ये होता है पाइरूवेट।
तो पायरूवेट के 2 मॉलिक्यूल्स निकल के आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो, थोड़ा ध्यान से देखो कि यार ये कितने कार्बन का कंपाउंड है, ये एक 6 कार्बन कंपाउंड है, ग्लूकोज, है ना। और यहाँ पे जो पायरूवेट बना ये कितने कार्बन का कंपाउंड है, 1 2 3 कार्बन का कंपाउंड है, तो यानी कि ये एक 3 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये सेट करो कि यार क्या हो रहा है कि एक 6 कार्बन का कंपाउंड से एक 3 कार्बन का कंपाउंड बना, तो ग्रेजुअली क्या होगी, चीज़ें ऑक्सीडाइज होती जाएंगी, तो जो कितने कार्बन का कंपाउंड है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। अभी देखो धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है। तो इस स्टेप के दौरान ग्लूकोज से पायरूवेट के 2 मॉलिक्यूल्स तो बनते ही हैं, साथ ही साथ इस दौरान 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स भी निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही निकलता है, इसके अलावा भी कुछ हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स निकलते हैं जैसे कि NADH, बट वो सब हम इस लेवल पे बता के चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा पहला स्टेप। इसका मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन का जो पहला स्टेप है दैट इज ग्लाइकोलिसिस। हालांकि एक और स्टार मार्क लगा देती हूं मैं ग्लाइकोलिसिस पे। ग्लाइकोलिसिस जो स्टेप है ना, इस स्टेप में ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, नो नीड ऑफ ऑक्सीजन। इस स्टेप में एनीवेज ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इस वजह से चाहे हम एरोबिक रेस्पिरेशन डिस्कस करें या एनारोबिक रेस्पिरेशन डिस्कस करें, ग्लाइकोलिसिस वाला स्टेप दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो मेन मुद्दे की बात यह है कि ग्लाइकोलिसिस वाले स्टेप में नेट कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, नेट 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स रिलीज हो रहा है। क्लियर, ये हमारा पहला स्टेप। इसके बाद चलेंगे हम अपने अगले स्टेप में जो कि है क्रेब्स साइकिल, बट उसके बीच में होता है एक इंटरमीडिएट स्टेप। अब क्या होता है, ये जो पायरूवेट है ये पहले कहाँ पे था, ये सब कुछ कहाँ हो रहा था, साइटोप्लाज्म में हो रहा था। अब ये पायरूवेट मूव कर जाता है कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसे हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। एग्जैक्टली, ये माइटोकॉन्ड्रिया में मूव कर जाता है और वहाँ जाके इट लूजेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर्म्स एसिटाइल कोएंजाइम A। सुनने में मुश्किल लगता है बट देखो कितना आसान है। अब मान लो ये जो हमारा पायरूवेट है ना, ये पायरूवेट कहाँ चला गया, ये चला गया माइटोकॉन्ड्रिया में, वहाँ जाके इसने एक CO2 लूज कर दिया, ठीक है। अगर इसने CO2 लूज कर दिया तो यहाँ पे क्या बचा, COCH3 जो कि एक एसिटाइल ग्रुप है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो रिएक्शन हो रहा होता है ये कोएंजाइम A के प्रेजेंस में हो रहा होता है। तो क्या होता है कि ये जो एसिटाइल ग्रुप बच गया और ये जो कोएंजाइम है ये दोनों मिल करके बना देते हैं एसिटाइल कोएंजाइम A, ठीक है। अब मुश्किल लगा, इतना मुश्किल नहीं लगा, जब हमने स्ट्रक्चर को देखते हुए इसे समझा तो इतना मुश्किल नहीं लगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा इस एसिटाइल कोएंजाइम A के साथ। अब शुरू होता है हमारा स्टेप नंबर 2 जिसे हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल। एंड बच्चों दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो डिटेल में मैं पढ़ा रही हूँ इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि एनीवेज 11th-12th में जाके इसको आप और डिटेल में पढ़ोगे तो कम से कम अभी से थोड़ी डिटेलिंग पता होगी तो उस समय और आसान हो जाएगा, है ना। तो अब क्रेब्स साइकिल कहाँ पे होता है, क्रेब्स साइकिल होता है इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का जो फ्लूइड है वहाँ पर होता है। इसमें क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम A इज ऑक्सीडाइज्ड, यानी कि ये जो एसिटाइल कोएंजाइम A है इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यानी कि इस वाले स्टेप में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, बिल्कुल पड़ी, यानी कि ये क्रेब्स साइकिल वाला स्टेप जो है दिस इज एक्सक्लूसिव ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। ये वाला स्टेप एनारोबिक रेस्पिरेशन में बिल्कुल नहीं होगा। और इस दौरान क्या होता है, टोटल यील्ड यहाँ पे निकलते हैं फिर से 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स। तो इस स्टेप में भी फिर से हमें 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तो इस स्टेप में हम देखेंगे कि एसिटाइल कोएंजाइम A जो है ये फर्दर CO2 बना देगा और यहाँ पे फिर से 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स मिलेंगे और यहाँ इसके साथ भी कुछ हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स भी मिलेंगे जैसे कि NADH, जैसे कि FADH2। ये सब क्या होते हैं, ये सब थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, विल नॉट गेट इनटू दैट। तो बच्चों यहाँ पर हमने क्या देखा कि अगर हम इस लास्ट स्टेप पे फोकस करें तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर हमें एक 1 कार्बन कंपाउंड मिल गया है। CO2 में तो एक ही कार्बन है ना। तो हमने शुरू किया था एक 6 कार्बन कंपाउंड से, वहाँ से हम चले गए एक 3 कार्बन कंपाउंड में और वहाँ से चले गए एक 1 कार्बन कंपाउंड में। यानी कि इस प्रोसेस के दौरान हम एक्चुअली देखते हैं कि हमारा कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा होता है
है ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। हालांकि ये प्रोसेस अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो हमने सिर्फ स्टेप 1 और स्टेप 2 कवर किया है, विच वॉज ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। अब इसके बाद भी कुछ होना बाकी है। क्या होना बाकी है? यहाँ पर ये जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं, जिसके बारे में मैंने ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया, अब ये लोग करेंगे कुछ जलवा, जहाँ से खूब सारी एनर्जी रिलीज होगी, एंड दैट विल बी आवर स्टेप नंबर 3। तो चलो अब देखते हैं स्टेप नंबर 3, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट कि यही वो स्टेप है जिसमें ढेर सारी एनर्जी रिलीज होती है। एग्जैक्टली। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि इस स्टेप में जो मेन रोल है वो प्ले करते हैं NADH FADH2, जो कि हाइड्रोजन कैरियर मॉलिक्यूल्स हैं। तो इनमें देखो हाइड्रोजन है, दोनों में ही H दिख रहा है, राइट। और ये जो हाइड्रोजन है दे आर हाई एनर्जी हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है। होता कुछ यूं है, एक ऊपर ऊपर से समझ लो, सिर्फ होता कुछ यूं है कि ये जो हाइड्रोजन कैरियर मॉलिक्यूल्स हैं दे आर ब्रॉट टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जहां पर जो हाइड्रोजन एटम बहुत हाई एनर्जी लेवल पे है उनको लोअर एनर्जी लेवल पे लाया जाता है, जिस दौरान खूब सारी एनर्जी रिलीज होती है। अब देखो ये एनर्जी लेवल वगैरह के कॉन्सेप्ट जो है ना, ये आप 11th और 12th में जाके ही डिटेल में पढ़ोगे, इसीलिए इसका एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट तभी समझ में आएगा। बट अभी के लिए ये समझ लो कि इस प्रोसेस के दौरान पता है कितनी ATP यील्ड होती है? 34 ATP मॉलिक्यूल्स। जस्ट इमेजिन, इनके पहले के जो स्टेप्स थे उसमें 2-2 ATP रिलीज हो रहे थे, यहाँ पर 34 ATP मॉलिक्यूल्स। ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। और ये कहाँ पे होता है? This also happens in the inner membrane of mitochondria. Undoubtedly, तभी तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। देखो ना कितनी सारी एनर्जी रिलीज हो रही है यहाँ से, है ना। तो बच्चों अब अगर मैं सारे स्टेप्स को साथ में मिला लूँ तो हम ओवरऑल एरोबिक रेस्पिरेशन की इक्वेशन को कुछ ऐसे लिख सकते हैं। ग्लूकोज से शुरू किया था, उसको ऑक्सीडाइज किया, फाइनल में क्या बना था? CO2 और H2O, साथ में 36 ATP। 36 ATP क्यों लिखा? 34 ATP, ये जो 36 है इसका ब्रेकअप कैसा है? 34 ATP प्रोड्यूस हो गया कौन से स्टेप में? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में। ठीक है। 2 ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो गया था क्रेब्स साइकिल में। अब आप बोलोगे बट 2 और भी तो हुआ था ग्लाइकोलिसिस में। तो ग्लाइकोलिसिस चूंकि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों में कॉमन है, तो इसीलिए हमने ग्लाइकोलिसिस के 2 ATP को नहीं जोड़ा। तो ग्लाइकोलिसिस को भी अगर आप जोड़ लोगे तो टोटल 38 ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं, अदरवाइज 36 ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं अगर हम सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन वाले पार्ट को कंसिडर करें। तो चलो बच्चों, एरोबिक रेस्पिरेशन के बाद अब बात करेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन की। जैसा कि हमें पता है एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब फूड में से एनर्जी रिलीज तो होगी लेकिन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। ये भी एक स्टेप वाइज प्रोसेस है। हालांकि इसका जो पहला स्टेप है दैट इज अगेन ग्लाइकोलिसिस, जो कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में एक कॉमन स्टेप है। तो ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। इस स्टेप के दौरान 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड टू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरूवेट, जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया है इसके बारे में। ग्लूकोज जो कि एक 6 कार्बन कंपाउंड है, इससे बनता है पायरूवेट जो कि एक 3 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है। और इस दौरान रिलीज होती है 2 ATP मॉलिक्यूल्स। ठीक है। ये तो हमें वैसे भी क्लियर है, ग्लाइकोलिसिस हम पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं मेन एनारोबिक वाले पार्ट की। ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं एक ऐसे ऑर्गेनिज्म में जिसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, जैसे कि ईस्ट। ठीक है। और इस एनारोबिक रेस्पिरेशन को एक अलग नाम दिया गया है, दैट इज फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन होता क्या है? ऐसे आम तौर पे डे टू डे लाइफ में फर्मेंटेशन वर्ड सुना होगा। कई बार मम्मियाँ कहती है कि यार बैटर जो है ना वो फर्मेंट हो रहा है, राइट। यानी कि ईस्ट का वहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन चल रहा होता है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है ये साइटोप्लाज्म में ही होता है। जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन में तो ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है, बाकी सारे स्टेप्स माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, बट यहाँ पर ये पूरा प्रोसेस साइटोप्लाज्म में ही हो जाता है। ठीक है। इस स्टेप के दौरान होता क्या है? यहाँ पे जो पायरूवेट बना, इस पायरूवेट से यहाँ पे बन जाता है इथेनॉल। इथेनॉल इज एक्चुअली C2H5OH। ठीक है। इथेनॉल तो जो कि एक 2 कार्बन का कंपाउंड है। तो एक चीज नोट किया, एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में हमने शुरू किया था एक 6 कार्बन कंपाउंड से और हमें लास्ट में जाके मिला था एक 1 कार्बन कंपाउंड। यहाँ पर हमने शुरू तो किया एक 6 कार्बन के कंपाउंड से, बट हमें लास्ट में जाके मिला एक 2 कार्बन का कंपाउंड, राइट। यानी कि यहाँ पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो पाई, राइट। और यहाँ पर अगर हम नेट ATP की यील्ड देखें तो यहाँ पर नेट 2 ATP का मॉलिक्यूल ही प्रोड्यूस हुआ, दैट्स इट।
तो यानी कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस हुई ये एरोबिक रेस्पिरेशन के मुकाबले काफ़ी कम है। तो बच्चों एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का एक और पाथवे भी होता है, एक और तरीका भी होता है, जैसे कि कुछ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होते हैं बैक्टीरिया में, पैरासिटिक वर्म्स में, इनफैक्ट ह्यूमन मसल सेल्स में भी। जब हम बहुत विगरस एक्सरसाइज या विगरस फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो अचानक से हमारे बॉडी के सेल्स को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है जो एरोबिकली प्रोड्यूस करना थोड़ा मुश्किल होता है उस टाइम पे। उस समय सीन में आ जाता है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसके दौरान क्या होता है, देखो इसके दौरान क्या होता है, मतलब ग्लाइकोलिसिस तो पहला स्टेप था, दैट इज कॉमन। ये वाला जो रेस्पिरेशन है इसके अंदर जो पायरूवेट ग्लाइकोलिसिस के अंदर बना था उस पायरूवेट से बन जाता है लैक्टिक एसिड। ठीक है, यानी कि अगर मैं रिएक्शन को लिखूं तो लेट्स से दिस इज पायरूवेट, ठीक है, पायरूवेट जो कि एक 3 कार्बन कंपाउंड है, तो इससे बनता है लैक्टिक एसिड। ध्यान से देखो लैक्टिक एसिड के स्ट्रक्चर को, कितने कार्बन का कंपाउंड है लैक्टिक एसिड, ये भी एक 3 कार्बन कंपाउंड है, करेक्ट। तो यहाँ भी हमें वही देखने को मिल रहा है कि कहानी की शुरुआत ग्लूकोज से हुई थी जो कि एक 6 कार्बन कंपाउंड था और फाइनली आके हम अटक गए हैं लैक्टिक एसिड पे जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, इनफैक्ट आपने देखा होगा जब हम, तो यहाँ पर भी नेट हमारी एटीपी की यील्ड कितनी हो गई, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। तो मतलब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में नेट एटीपी का 2 मॉलिक्यूल ही प्रोड्यूस होता है। इसी के साथ चूंकि हम इसकी डिस्कशन कर ही रहे हैं, आपने देखा होगा बहुत विगरस, जब आप कभी सोचो बहुत ज़्यादा वॉक कर लिया या बहुत ज़्यादा कुछ एक्सरसाइज कर लिया तो बहुत बार आपके पैरों में दर्द हो जाते हैं, राइट, मसल सेल्स के आसपास दर्द होने लगता है। क्यों? ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, क्योंकि एनाएरोबिकली आप एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे थे जिसकी वजह से खूब सारी लैक्टिक एसिड भी प्रोड्यूस होके जमा हो गई है, एंड दैट इज वाई दैट पेन। तो बच्चों अभी हमने जितने भी तरीके देखें रेस्पिरेशन के, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, इससे हमें ये पता चला कि यार ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से एनर्जी रिलीज होने के कई सारे पाथवेज हैं, राइट। ग्लूकोज मतलब जो हमारा फूड का सिंपलेस्ट फॉर्म है, क्योंकि जब हम रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तब हमारा फूड डाइजेस्ट हो चुका है, तो फूड इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, एज्यूमिंग इट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो हमने क्या क्या देखे, कौन कौन से पाथवेज देखे। ग्लूकोज से बनता है पायरूवेट। अब ये पायरूवेट से अगर तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन कब होता है, जब ऑक्सीजन का प्रेजेंस है, तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन अगर होता है तो बनता है CO2 + H2O + एनर्जी। ठीक है, यानी कि देखो एक 6 कार्बन कंपाउंड से, ग्लूकोज जो कि एक 6 कार्बन कंपाउंड है, उससे हमें क्या मिला, CO2 मिला, एक 1 कार्बन कंपाउंड मिला, राइट। तो ये था कंप्लीट ऑक्सीडेशन जो कि हुआ था एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान। अगर तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो उस केस में या तो इथेनॉल बन जाता है C2H5OH + CO2 + एनर्जी, सो इथेनॉल जो कि एक 2 कार्बन का कंपाउंड है, या फिर लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन भी हो सकता है, लैक्टिक एसिड + एनर्जी जो कि एक 3 कार्बन कंपाउंड है, राइट। और ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन कब होता है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान। तो मतलब ये 3 डिफरेंट पाथवेज के बारे में हमने पढ़ा जिस दौरान ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से खूब सारी एनर्जी रिलीज होती है। और अपने दिमाग में इस बात को सेट कर लो कि भाई एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान जितनी एनर्जी रिलीज होती है और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान जितनी एनर्जी रिलीज होती है, दे आर ऑफ कोर्स नॉट द सेम। तो चलो भाई एक बार फटाफट से देख लेते हैं कंपैरिजन बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। शुरू के कुछ पॉइंट्स तो आप भी फटाफट बोल दोगे मेरे बोलने से पहले। एरोबिक रेस्पिरेशन बोले तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एनारोबिक बोले तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में। एरोबिक बोले तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है यहाँ पर, एनारोबिक बोले तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। एरोबिक बोले तो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं CO2, H2O एंड अ लॉट ऑफ एनर्जी। एनारोबिक बोले तो या तो इथाइल अल्कोहल या फिर लैक्टिक एसिड और थोड़ी बहुत एनर्जी। एग्जैक्टली अगर बात करें कि कितनी एनर्जी रिलीज होती है, एरोबिक के केस में नेट यील्ड होता है 38 ATP मॉलिक्यूल्स, एनारोबिक के केस में ओनली 2 ATP मॉलिक्यूल्स। एरोबिक रेस्पिरेशन का कुछ हिस्सा साइटोप्लाज्म में अकर करता है और बाकी हिस्सा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। दूसरी तरफ एनारोबिक रेस्पिरेशन का पूरा प्रोसेस होता है साइटोप्लाज्म में। अगर बात करें कि इस तरह के रेस्पिरेशन हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, तो अधिकतर प्लांट्स और एनिमल्स में देखने को मिलता है एरोबिक रेस्पिरेशन, लेकिन कुछ बैक्टीरिया या वर्म्स में मिलता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। इनफैक्ट हाँ, ह्यूमंस के मसल सेल्स में भी जब हम विगरस एक्सरसाइज करते हैं तब हमारे मसल सेल्स में भी देखने को मिलता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो बच्चों अब अगला सवाल ये आता है कि रेस्पिरेशन के दौरान जो इतनी सारी एनर्जी रिलीज हो रही है, इसे हम यूज कहाँ करते हैं।
राइट। बहुत सी जगहों में यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं एज पार्ट ऑफ द वेरियस लाइफ प्रोसेसेस, उन सारे रिएक्शंस को चाहिए होता है एनर्जी, और वो एनर्जी आता है रेस्पिरेशन से। इतना ही नहीं, हमारे बॉडी के सेल्स के ग्रोथ और रिपेयर के लिए जो इतनी एनर्जी चाहिए होती है, वो एनर्जी भी आती है रेस्पिरेशन से। जितने वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, उसके लिए भी उन्हें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। कैसे? वार्म ब्लडेड एनिमल्स कौन होते हैं? वैसे एनिमल्स जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। जैसे हम ह्यूमन बींग्स, बाहर का टेम्परेचर अगर फ्लक्चुएट भी करता है बट स्टिल हम लोग इंश्योर करते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर का टेम्परेचर लगभग कांस्टेंट रहे, ठीक है, नहीं तो हमारे बॉडी के अंदर के सारे प्रोसेसेस बिगड़ जाएंगे, है ना। जैसे मान लो अगर बाहर का टेम्परेचर, सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत गर्म है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, तो हमारी बॉडी कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करती है जस्ट टू इंश्योर कि बॉडी के अंदर का टेम्परेचर सेम रहे? स्वेटिंग का मैकेनिज्म फॉलो करती है, क्योंकि जब हम स्वेट करते हैं तो स्वेटिंग से क्या होता है, हमें एक कूलिंग इफेक्ट फील होता है हमारे बॉडी के सरफेस के ऊपर। लेकिन ये जो स्वेट भी हम करते हैं, स्वेटिंग करने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है, और ये एनर्जी कहाँ से आती है? वही रेस्पिरेशन से आती है। इतना ही नहीं, हमारे बॉडी के अंदर मैसेज का जो ट्रांसफ़र होता है थ्रू नर्व्स, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए होती है। हमारे मूवमेंट के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जो भी हम मूवमेंट करते हैं, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए होती है। जब हम विगरस एक्सरसाइजेस करते हैं तो हमारे मसल्स का मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा विगरस होता है, उसके दौरान भी एनर्जी चाहिए होती है। तो इन सारे सिचुएशंस में देखो हमें एनर्जी चाहिए होती है, और ये एनर्जी हमें मिलती है रेस्पिरेशन से। चलो बच्चों, रेस्पिरेशन की कहानी खत्म नहीं हुई है, लेकिन अब थोड़ी देर चलो बात करते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है? तो प्लांट्स में भी गैसेस का एक्सचेंज होता है, लेकिन कौन से फेनोमेनन से होता है? थ्रू डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है सबको पता ही होगा बाय नाउ। डिफ्यूजन हम उस प्रोसेस को कहते हैं या उस फेनोमेनन को कहते हैं जहां पर कोई भी चीज़ अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन वाले रीजन से मूव करती है टुवर्ड्स अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाले रीजन की तरफ, ठीक है। जैसे मान लो जब हम गैसेस एक्सचेंज की बात करते हैं, कौन कौन से गैसेस एक्सचेंज होते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्लांट्स के केस में भी ऑक्सीजन वैसी जगह से मूव करेगा जहां ऑक्सीजन ज़्यादा है, वैसी जगह की तरफ मूव करेगा जहां ऑक्सीजन कम है, ठीक है। तो इसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। अब दूसरी बात ध्यान देने लायक ये है कि ये जो पूरा जो प्रोसेस होता है, ये जो एक्सचेंज होता है या फिर ये जो डिफ्यूजन होता है, ये प्लांट के कौन से पार्ट्स के थ्रू होता है? तो सबसे पहले तो स्टोमेटा के थ्रू होता है। स्टोमेटा क्या होते हैं? लीव्स में जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो उन पोर्स के थ्रू भी गैसेस का एक्सचेंज होता है। इसके अलावा लेंटिसेल्स के थ्रू होता है। लेंटिसेल्स क्या होते हैं? ये पोरस टिश्यू होते हैं प्लांट्स में, पोरस टिश्यू जिसके अंदर बहुत ही बड़े बड़े इंटरसेल्यूलर स्पेसेस होते हैं। मतलब ये एक इस तरह के टिश्यू होते हैं जहाँ पर जो सेल्स होते हैं उनके बीच का जो स्पेस होता है ना, वो काफ़ी बड़ा होता है। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड पोरस टिश्यू, ठीक है। तो लेंटिसेल्स के थ्रू भी गैसेस एक्सचेंज होता है, और रूट हेयर्स के थ्रू भी होता है। रूट हेयर्स क्या होते हैं? प्लांट का रूट्स तो पता ही है, ज़मीन के नीचे जो पार्ट रहता है, दैट इज़ द रूट सिस्टम। रूट्स को अगर आप कभी आपने ध्यान दिया हो, रूट्स के भी देखना ऐसे 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 ब्रांचेस निकले होते हैं, और जो एकदम आखिरी वाले ब्रांचेस होते हैं ना, वो ऑलमोस्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन्हें हम रूट हेयर्स कहते हैं। और ये रूट हेयर्स सॉइल के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहता है, और सॉइल में क्या होता है? ऑक्सीजन रहता है, राइट। तो यानी कि चूंकि ये सॉइल के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है, तो इन रूट हेयर्स के थ्रू भी गैस का एक्सचेंज होना पॉसिबल होता है। तो बच्चों चलो, जब हम प्लांट्स में रेस्पिरेशन की बात करते हैं, इट बिकम्स इंपॉर्टेंट टू डिस्कस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन, क्योंकि प्लांट्स के अंदर दो मेजर इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस चल रहे होते हैं। पहला प्रोसेस होता है इनका खाना बनाने का प्रोसेस, विच इज फोटोसिंथेसिस, और दूसरा प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन। और देखा जाए तो ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे के ऑपोजिट से होते हैं। मतलब फोटोसिंथेसिस में जो प्रोडक्ट होता है वही रेस्पिरेशन में इनपुट होता है, राइट। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? CO2, H2O, ये सारी चीज़ें साथ में मिलकर के बनाती हैं C6H12O6, जो कि प्लांट का खाना होता है, प्लस O2 प्लस H2O, ठीक है। उसी तरीके से रेस्पिरेशन की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है? ये जो C6H12O6 है, इसका होता है ऑक्सीडेशन, और हमें यहाँ से क्या मिलता है? CO2 प्लस H2O, ठीक है, समवॉट लाइक दिस। तो यानी कि फोटोसिंथेसिस वाले प्रोसेस में क्या चाहिए होता है? कार्बन डाइऑक्साइड इज नीडेड फोटोसिंथेसिस होने के लिए,
ठीक है, और ऑक्सीजन इज गिवन आउट। रेस्पिरेशन के केस में उल्टा है, यहाँ पे ऑक्सीजन इज नीडेड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और ऑक्सीजन निकलता है, और रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ठीक है, अब देखते हैं डे और नाइट में क्या फर्क पड़ जाता है। इनफैक्ट दैट इज व्हाट हैज बीन डिस्कस्ड कि डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन, कि कहाँ से कौन सा गैस डिफ्यूज होगा, कौन सा गैस प्लांट से सराउंडिंग्स में डिफ्यूज होगा, कब डिफ्यूज होगा, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला तो एनवायरमेंटल कंडीशन है, यानी कि हम दिन की बात कर रहे हैं या हम रात की बात कर रहे हैं, मतलब एनवायरमेंटल कंडीशन कैसा है। दूसरा रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट, प्लांट को क्या चाहिए। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं कि कैसे डे और नाइट में प्लांट का बिहेवियर चेंज हो सकता है। अगर हम डे टाइम की बात करें तो डे टाइम में प्लांट के अंदर हो रहा होता है फोटोसिंथेसिस, जो कि नाइट टाइम में नहीं होता है। क्यों? फोटोसिंथेसिस नाम है भाई, लाइट के प्रेजेंस में ही होता है ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। चूंकि फोटोसिंथेसिस इस दौरान हो रहा होता है, इस वजह से क्या होता है, ये प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते रहता है। कौन से कार्बन डाइऑक्साइड को? जो मे बी रेस्पिरेशन के दौरान निकला था, उसी कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते रहता है और ऑक्सीजन देते रहता है। दिन के टाइम पे फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो काफ़ी हाई होता है, काफ़ी तेज़ी से फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है। इस वजह से फोटोसिंथेसिस का जो आउटपुट है दैट इज ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन काफ़ी सारा बन रहा होता है, ऑक्सीजन काफ़ी सारा रिलीज हो रहा होता है। ये डे टाइम की कहानी है। ठीक है, अब चूंकि खूब सारा ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, देयरफॉर ये ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ डिफ्यूज होगा, ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फ्रॉम द प्लांट टू द सराउंडिंग। तो इसका मतलब इस दौरान ऑक्सीजन रिलीज होगा। ठीक है, एंड ऑक्सीजन का जो रिलीज है दैट इज अ मेजर इवेंट ड्यूरिंग द डे। ये डे की बात है, क्योंकि डे टाइम में फोटोसिंथेसिस तेजी से हो रहा है, खूब सारी ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, तो भाई प्लांट भी इतने सारे ऑक्सीजन का क्या करे। डिफ्यूजन का मतलब ही है कि प्लांट के अंदर बहुत ऑक्सीजन है, बाहर कम है, तो ऑक्सीजन रिलीज होने लगेगा। सो ऑक्सीजन रिलीज इज अ मेजर इवेंट इन डे टाइम। अब देखो नाइट में कैसे काया पलट हो जाती है। नाइट टाइम में क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। चूंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होता है तो उस वजह से क्या होता है, नाइट में हो रहा होता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का आउटपुट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करने वाला फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो हो नहीं रहा है, यानी कि नाइट टाइम में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज हो रहा है। चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे ज़्यादा है तो इसीलिए ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है सराउंडिंग्स में। सो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इज अ मेजर इवेंट एट नाइट। ठीक है, अब चूंकि कॉन्सेप्ट समझ गए हो तो आई एम श्योर अब जब आप टेक्स्ट बुक से ये वाली टॉपिक पढ़ोगे तो वो आपको अच्छे से समझ आएगी। तो इसका मतलब बच्चों, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में हमने जो भी चीज़ें कवर की उसके कुछ की पॉइंट्स क्या क्या थे। पहला की पॉइंट अभी अभी हमने देखा कि नाइट टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज करता है फ्रॉम द प्लांट्स टू द एनवायरनमेंट। इसलिए मैंने बोला था नाइट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इज मेजर, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट से बाहर की तरफ डिफ्यूज करता है। डे टाइम में एग्जैक्टली उल्टा होता है, ऑक्सीजन डिफ्यूज करता है फ्रॉम प्लांट्स टू द एनवायरनमेंट। इसके अलावा एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन प्लांट्स एंड एनवायरनमेंट अकर्स थ्रू स्टोमेटा, लेंटिसेल्स एंड रूट हेयर्स, ये भी हमने पढ़ा था, जहां पर भी बेसिकली पोर्स हैं, उन पोर्स के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होते रहता है प्लांट्स में। इसके अलावा इंटरनल ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स थ्रू द इंटरसेल्यूलर स्पेसेस इन प्लांट टिश्यूज। प्लांट टिश्यूज के बीच में जो छोटे छोटे सेल्स के बीच में जो जगह है, उन जगहों से ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होते रहता है थ्रू आउट द प्लांट। ठीक है, आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया उसमें, कि जैसे एनिमल्स के केस में हमने डाइजेशन की बात की थी, फूड ब्रेकडाउन की बात की थी, प्लांट्स के केस में हमने फूड ब्रेकडाउन की बात कभी नहीं की। क्यों? ज़रूरत ही नहीं है यार ब्रेकडाउन की, क्योंकि प्लांट स्मार्ट है, वो अपना फूड बनाते ही सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो इसीलिए उनको फर्दर ब्रेकडाउन करने की और उस पूरे प्रोसेस की ज़रूरत ही नहीं है। सो दैट्स व्हाई वी डिडंट टॉक अबाउट द ब्रेकडाउन ऑफ फूड। तो चलो बच्चों अब देखते हैं कि एक्वेटिक एनिमल्स के केस में रेस्पिरेशन कैसे होता है। एक्वेटिक एनिमल्स बोले तो ऐसे एनिमल्स जो पानी में रहते हैं, जैसे कि मछली। मछली जल की रानी है, ये पोएम तो हमने बचपन में बहुत सुना है, राइट। तो ये जो फिशेस जैसे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ये कहाँ से ऑक्सीजन लाते हैं?
अब ये पानी में रहते हैं तो पानी में से ही लाते हैं। यस, पानी में भी डिजॉल्व होता है ऑक्सीजन और वही डिजॉल्व ऑक्सीजन को फिशेस ब्रीद इन करते हैं। कैसे ब्रीद इन करते हैं? इनके पास होते हैं स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, जिसे हम कहते हैं गिल्स। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि जिस मात्रा में ऑक्सीजन एयर में पाया जाता है उस मात्रा में ऑक्सीजन वाटर में नहीं पाया जाता है। मतलब वाटर में कंपैरेटिवली ऑक्सीजन कम होता है। इस वजह से आप नोटिस करोगे कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनकी जो रेट ऑफ ब्रीदिंग होती है वो कई ज़्यादा होती है कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, क्योंकि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके आसपास ऑक्सीजन लिमिटेड है, तो वो जल्दी ब्रीद करते हैं, मतलब रेट ऑफ ब्रीदिंग उनका ज़्यादा होता है। लेकिन ऐसा टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के केस में नहीं होता है, क्योंकि उनके आसपास भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो चलो बच्चों, अब बात करते हैं रेस्पिरेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। एग्जैक्टली, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बोले तो ऐसे एनिमल्स जो लैंड पर रहते हैं, ठीक है। तो अब ये जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं ये ऑक्सीजन कहाँ से लाएंगे? ऑब्वियसली सराउंडिंग से, क्योंकि हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर में खूब सारा ऑक्सीजन एनीवेज है। ऑलमोस्ट 21% ऑफ द एयर इज ऑक्सीजन, ठीक है। कैसे लेके आएंगे इस ऑक्सीजन को? अब कुछ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए। कुछ के केस में स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स नहीं होते हैं, लेकिन बॉडी के ही कुछ सरफेसेस होते हैं जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरह के सरफेसेस जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने का काम करे उसे हम रेस्पिरेटरी सरफेस कहते हैं, ठीक है। एक अच्छा रेस्पिरेटरी सरफेस होने के लिए अगर वो सरफेस थिन हो तो बेहतर है, क्योंकि जितना थिन सरफेस होगा उतना बेटर एब्जॉर्प्शन होगा। इतना ही नहीं, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो रेस्पिरेटरी सरफेस है या फिर जो भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ये एयर के कांटेक्ट में रहना चाहिए, तभी तो ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा। अगर इसको बॉडी के अंदर छुपा के कहीं रख देंगे, राइट, तो ये तो एयर से एक्सपोज ही नहीं होगा, तो फिर कैसे ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा, राइट। तो इसीलिए इसका एयर के कांटेक्ट में रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो अगर हम सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की भी बात करें, जैसे मान लो अगर हम अमीबा की बात करें या अगर हम पैरामीशियम की बात करें, तो इनमें कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होता है। इनका जो बॉडी का सरफेस होता है वही रेस्पिरेटरी सरफेस की तरह काम करता है। अगर हम बात करें इंसेक्ट्स की, तो इनके अंदर एक एयर ट्यूब्स का सिस्टम होता है, मतलब ट्यूब्स होते हैं जिनके थ्रू एयर पास होता है या फिर ऑक्सीजन पास होता है, जिसे ट्रैकियल सिस्टम कहा जाता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें एम्फीबियंस की, एम्फीबियंस मतलब जो पानी में भी रह सकते हैं और लैंड में भी रह सकते हैं, तो उनके केस में कई एम्फीबियंस के केस में उनका स्किन ही रेस्पिरेटरी सरफेस की तरह काम करता है, और कईयों के केस में उनके पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होता है जैसे कि लंग्स। अगर हम अपनी बात करें, ह्यूमंस की बात करें, तो हमारे पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है विच इज़ लंग्स। अब आप ये पूछ सकते हो कि मैम अभी अभी आपने बोला कि जो भी रेस्पिरेटरी सरफेस है या ऑर्गन है ये एयर के कांटेक्ट में होना चाहिए, तो हमारे लंग्स तो हमारी बॉडी के अंदर है, तो फिर कैसे? लंग्स तो बॉडी के अंदर हैं बट द लंग्स आर इन कांटेक्ट विथ एयर। कैसे? क्योंकि लंग्स को एक ट्यूब है जो कनेक्ट करता है हमारे नॉस्ट्रल्स से, और अगर देखो हमारे नॉस्ट्रल्स ओपन है, नॉस्ट्रल्स एयर के कांटेक्ट में है, तो हमारे नॉस्ट्रल्स के थ्रू हमारा जो लंग्स है वो एयर के कांटेक्ट में है, ठीक है। तो अब थोड़ी बहुत कहानी क्लियर हुई टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में। चलो बच्चों, कहानी जब यहाँ तक आ ही पहुंची है तो अब हम ह्यूमंस के रेस्पिरेटरी सिस्टम को थोड़ा डिटेल में देखते हैं और समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से थोड़ी जान पहचान बनाएंगे कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट कौन कौन से ऑर्गन्स हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है नॉस्ट्रल्स से, उसके आगे होता है नेजल कैविटी, उसके आगे होता है फेरिंग्स, उसके आगे होता है ट्रैकिया, उसके आगे होता है लंग्स, और फिर ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। अब ये क्या है ये धीरे धीरे समझेंगे। तो चलो बच्चों, कहानी की शुरुआत करते हैं नॉस्ट्रल्स से। नॉस्ट्रल्स क्या होते हैं? ये होते हैं ओपनिंग जिसके थ्रू हम एयर को अंदर लेते हैं। जिस तरह से हम माउथ के थ्रू फूड का इंटेक करते हैं उसी तरीके से हम नॉस्ट्रल्स के थ्रू एयर का इंटेक करते हैं, ठीक है, ओके। अब नॉस्ट्रल्स के अंदर आप नोटिस करोगे कि छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। उनका क्या काम होता है? उनका काम होता है टू फिल्टर द एयर। जो भी एयर हमारे नॉस्ट्रल से अंदर जा रहा है, अगर उनमें कुछ डस्ट पार्टिकल्स वगैरह है तो ये हेयर जो है ये उसे ब्लॉक कर देता है, ये उसे रोक देता है वहीं पे, ठीक है।
अच्छा, अब एयर नॉस्ट्रल्स से अंदर गया, जाते ही एक कैविटी उसे मिलता है, यानी कि अगर आप देखो आपके नाक के अंदर एक हॉलो कैविटी है जिसे हम कहते हैं नेजल कैविटी। और अगर ध्यान से देखो तो इस नेजल कैविटी को बीच में से एक वॉल ने लेफ्ट और राइट नॉस्ट्रल में सेपरेट किया हुआ है। इस वॉल को हम कहते हैं नेजल सेप्टम। ठीक है। अच्छा, अब ये जो नेजल पैसेज है, मतलब हमारे नाक के अंदर का जो ये पूरा पैसेज है जिसके थ्रू एयर अंदर जाता है, ये पूरा पैसेज जो है ये लाइंड होता है विथ सिलिएटेड एपिथेलियम एंड म्यूकस। सिलिएटेड एपिथेलियम, एपिथेलियम सबको पता है, ये एपिथेलियम हमारे स्किन का जो बाहर का जो लेयर होता है दैट इज एपिथेलियम। सिलिएटेड मतलब उसमें सीलिया है, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये सीलिया और म्यूकस का काम क्या है? सेम काम है, ये जर्म्स, माइक्रोब्स, डस्ट पार्टिकल्स, इन सारी चीज़ों को ब्लॉक करते हैं। ठीक है। तो जैसे ही एयर हमारे नॉस्ट्रल्स से होते हुए नेजल कैविटी में पहुंचता है तो एयर थोड़ा सा वार्म भी हो जाता है और थोड़ा सा मॉइस्चर भी हो जाता है। तो अगला नंबर आता है फेरिंग्स का। फेरिंग्स के बारे में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी डिस्कस किया था, राइट। वहाँ पे मैंने बताया था कि फेरिंग्स एक ऐसा पैसेज है जिसके थ्रू फूड भी पास होता है और जिसके थ्रू एयर भी पास होता है, राइट। इसीलिए तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम में भी डिस्कस हुआ था और अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी डिस्कस हो रहा है ना। तो फेरिंग्स करता क्या है कि जो फूड इसमें आता है उसे वो भेज देता है फूड पाइप यानी कि ईसोफेगस में, और जो एयर इसमें आता है उसे वो भेज देता है विंड पाइप यानी कि ट्रैकिया में। ठीक है। तो मतलब फेरिंग्स से विंड पाइप और फूड पाइप दोनों कनेक्टेड है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार स्ट्रक्चरली ये कैसे होते होंगे, तो बेसिकली समझ लो ये फेरिंग्स है। फेरिंग्स से एक पाइप यूं सामने रहता है और दूसरा पाइप यूं उसके पीछे रहता है। ठीक है। तो सामने कौन सा वाला पाइप रहता है? सामने रहता है विंड पाइप यानी कि ट्रैकिया, और उसके पीछे रहता है ईसोफेगस दैट इज द फूड पाइप। क्लियर? ओके। अब जब हम फेरिंग्स और ट्रैकिया की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ जो बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करती है वो है एपिग्लॉटिस। ये टर्म्स नोट करते जाओ क्योंकि दीज आर न्यू टर्म्स फॉर यू। एपिग्लॉटिस एक छोटा सा फ्लैप ऑफ स्किन है जो प्रिवेंट करता है फूड को विंड पाइप में जाने से। ठीक है। अब फूड को फूड पाइप में ही जाना है और एयर को विंड पाइप में जाना है। ठीक है। अब अगर फूड विंड पाइप में गलती से चला जाए तो इट कुड बी फेटल, मतलब फूड के विंड पाइप में जाने से किसी इंसान की सडन डेथ भी हो सकती है उसी समय। इसीलिए आपने देखा होगा जब आप खाना खा रहे होते हो या पानी पी रहे होते हो तो अक्सर अगर बहुत बातें कर रहे हो या बहुत हंसते हंसते खाना खा रहे हो तो अक्सर ही आपने देखा होगा ना, बड़े बुजुर्ग टोकते हैं कि यार हंस के खाओ मत, या फिर बात करते करते खाना मत खाओ। क्यों? क्योंकि जब हम बातें कर रहे होते हैं या हंस रहे होते हैं ज़ोर ज़ोर से और साथ साथ खाना भी खा रहे हैं ना, तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो फूड पार्टिकल्स जो है वो गलती से आपके विंड पाइप में चले जाए। ठीक है। तो और इसी को ऐसा होने से ही प्रिवेंट करता है एपिग्लॉटिस, जो कि एक छोटा सा स्मॉल फ्लैप ऑफ स्किन होता है। तो चलो बच्चों, अब बात करते हैं हम अगले पार्ट की, विच इज ट्रैकिया, दैट इज द विंड पाइप। तो हमारा जो एयर था जो कि नॉस्ट्रल से होते हुए नेजल कैविटी से होते हुए फेरिंग्स तक पहुंचा था, फेरिंग्स से ये चला जाता है ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप में। अगर ट्रैकिया के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें सी शेप्ड कार्टिलेज के रिंग्स बने होते हैं। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे कार्टिलेज के रिंग्स की क्या जरूरत थी? कार्टिलेज के रिंग्स इसलिए होते हैं ताकि अगर ट्रैकिया में हवा ना भी हो, एयर जिस समय ना भी हो, तब वो यूं सिकुड़ ना जाए, राइट। इस वजह से कार्टिलेज के रिंग्स इसमें बने होते हैं ताकि एज इट इज वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर उस तरीके से रहे। ठीक है। अब अगर इसके इंटरनल लाइनिंग की बात करें तो ट्रैकिया का भी इंटरनल लाइनिंग होता है किससे? सीलिया और म्यूकस से। उनका अगेन काम वही होता है कि वो डस्ट पार्टिकल्स और जर्म्स को ब्लॉक करते हैं। अब जाहिर सी बात है, चूंकि जो एयर हम अपनी बॉडी के अंदर ले रहे हैं, हम चाहते हैं कि उसके साथ साथ जर्म्स या कुछ भी इस तरह की अनवांटेड चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर ना जाए। तो इसीलिए आप देखो हर स्टेप पे ना कोई है जो इन्हें ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। ओके। अब अगर बात करें ट्रैकिया की तो ये शुरू होता है थ्रोट से और ये कंटिन्यूड होता है टिल द थोरैसिक कैविटी। अब शायद दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि थोरैसिक कैविटी क्या होता है, तो चलो समझ लेते हैं। तो किसी भी ह्यूमन बॉडी में ये हमारा ऊपर का हिस्सा होता है हेड, हमारा ये वाला हिस्सा होता है एब्डोमेन, और हेड और एब्डोमेन के बीच वाला जो हिस्सा होता है दैट इज थोरैक्स। ठीक है। तो थोरैक्स का जो ये पूरा कैविटी है अंदर दैट इज कॉल्ड थोरैसिक कैविटी।
ठीक है, तो अब समझ में आ गया कि जो ट्रैकिया है वो थ्रोट से शुरू होता है और थोरैसिक कैविटी तक होता है। तो बच्चों अगला नंबर है लंग्स का। लंग्स वो स्पेशल ऑर्गन्स हैं, वो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हैं जो हमें ब्रीदिंग करने में मदद करता है, जो हमें ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये सॉफ्ट इलास्टिक ऑर्गन्स होते हैं। एक तरीके से सोचा जाए तो इनका इलास्टिक होना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम ब्रीद इन करते हैं तो ये जो एयर को हम अंदर लेके आते हैं, इन्हें एकोमोडेट करने के लिए ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है। चूंकि लंग्स इलास्टिक होते हैं तो ये काइंड ऑफ एक्सपैंड करके उस एयर को अपने अंदर एकोमोडेट करा लेते हैं। हमारे बॉडी के अंदर लंग्स लोकेटेड होते हैं अगेन थोरैसिक कैविटी में। अब तो आपको पता है थोरैसिक कैविटी क्या होता है। 2 लंग्स होते हैं, एक राइट लंग और एक लेफ्ट लंग। ठीक है, राइट लंग के अंदर होते हैं 3 लोब्स, मतलब पूरे लंग को 3 लोब्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। लेफ्ट लंग की अगर बात करें तो इनमें होते हैं 2 लोब्स। अब थोड़ा सा ना यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई किस लंग में कितने लोब्स होते हैं। तो एक छोटी सी बात याद रख लो, राइट जो वर्ड है इसमें RIGHT ज़्यादा नंबर ऑफ लेटर्स हैं कंपेयर टू लेफ्ट LEFT। ठीक है, तो इसीलिए राइट वाले लंग में ज़्यादा नंबर ऑफ लोब्स होते हैं। 3 लोब्स होते हैं राइट में और सिर्फ 2 लोब्स होते हैं लेफ्ट में, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, जो लंग्स होते हैं ये बाहर से 2 लेयर के एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं प्लूरा। ये जो 2 लेयर्स होते हैं, इन 2 लेयर्स के बीच का जो कैविटी होता है उसे कहा जाता है प्लूरल कैविटी। और इस प्लूरल कैविटी के अंदर पाया जाता है प्लूरल फ्लूइड, जिसका काम होता है इन दोनों लेयर्स को के बीच के फ्रिक्शन को कम करना। मतलब दोनों लेयर के बीच में चूंकि एक फ्लूइड डाल दिया है तो लुब्रिकेशन हो गया, दोनों आपस में घिसेंगे नहीं, दोनों के आपस में फ्रिक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो अब लगभग लंग्स का स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा। तो अब आगे चल के देखेंगे कि किस तरह से लंग्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिनके वजह से लंग्स हमारा स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है फॉर ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन। अब डिस्कस करेंगे हम अगले पार्ट के बारे में, विच इज़ ब्रोंकाई। ये होते क्या है? देखो मैंने बताया था ट्रैकिया के बारे में, जो हमारा विंड पाइप था, कि ट्रैकिया शुरू होता है थ्रोट से और ये कंटिन्यूड होता है टिल द थोरैसिक कैविटी। ठीक है, ट्रैकिया जैसे ही थोरैसिक कैविटी में एंटर करता है, तो ट्रैकिया एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये फर्दर डिवाइड कर जाता है इनटू लेफ्ट ब्रोंकस एंड राइट ब्रोंकस। ठीक है, मतलब ट्रैकिया जो है ये फर्दर अपने ऐसे ऐसे ब्रांचेस निकाल देता है। ठीक है, तो पहले तो ट्रैकिया यूं एक ट्यूब था, अब वो एक राइट ब्रोंकस एक लेफ्ट ब्रोंकस में डिवाइड हो जाता है। जो राइट ब्रोंकस है ये फर्दर डिवाइड हो जाता है 3 ब्रोंकाई में। जो लेफ्ट ब्रोंकस है ये फर्दर डिवाइड हो जाता है 2 ब्रोंकाई में। ठीक है, पहले तो ये जान लो ब्रोंकस सिंगुलर वर्ड है, ब्रोंकाई प्लूरल वर्ड है। ठीक है, अच्छा अब देखो, हमने पहले भी देखा था कि जो राइट वाला लंग था ना उसके कितने लोब्स थे? 3। तो इसीलिए जो राइट ब्रोंकस है वो कितने ब्रोंकाई में डिवाइड होंगे? 3। आसान था याद करने के लिए। उसी तरह हमने देखा था जो लेफ्ट लंग था उसके कितने लोब्स थे? 2। तो जो लेफ्ट ब्रोंकस है ये कितने ब्रोंकाई में डिवाइड होगा? 2। ठीक है, तो समझ में आ गया ना, मतलब ट्रैकिया एक ट्यूब था, अब वही ट्यूब फर्दर डिवाइड होके जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बनाता है उसे ही हम ब्रोंकाई कहते हैं। तो बच्चों अब डिस्कस करेंगे हम अगले पार्ट्स को, जो कि है ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा कि एक ट्रैकिया था, जो ट्रैकिया आया थोरैसिक कैविटी में एंटर किया तो एक राइट ब्रोंकस एक लेफ्ट ब्रोंकस में डिवाइड हो गया। जो राइट ब्रोंकस था वो 3 ब्रोंकाई में डिवाइड हो गया। जो लेफ्ट ब्रोंकस था वो 2 ब्रोंकाई में डिवाइड हो गया। अब हम देखेंगे कि हर एक ब्रोंकस जो है ये फर्दर और थिनर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में डिवाइड हो जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, और हर एक ब्रोंक्यूल्स के एंड में हम देखते हैं क्लस्टर ऑफ एयर चेंबर्स, जिन्हें हम कहते हैं एल्वियोलाई। बात समझ में आई? मतलब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था ट्रैकिया, जो डिवाइड किया ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड किया ब्रोंक्यूल्स में, और ब्रोंक्यूल्स के एंड में है क्लस्टर ऑफ एयर चेंबर्स। देखो कैसे दिखते हैं, ये क्लस्टर की तरह है, छोटे 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 क्लस्टर्स की तरह हैं, और इन्हें हम कहते हैं एल्वियोलाई। ठीक है, एल्वियोलाई ही वो पोर्शन है या वो जगह है जो वो सरफेस प्रोवाइड करता है जहां पर एक्चुअल गैसियस एक्सचेंज होता है। एक्चुअल गैस का एक्सचेंज एल्वियोलाई में ही होता है। कैसे? एल्वियोलाई जो है ये कनेक्टेड होता है एक नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स से, जिसे हम कहते हैं कैपिलरीज। ब्लड वेसल्स का काम ही क्या होता है? वो ब्लड को यहाँ से वहाँ ले जाता है, और ब्लड के साथ साथ ये जो
एयर आप लेके आए हो बाहर से, ये जो ऑक्सीजन आप लेके आए हो बाहर से, इसको भी वो लेके जाएगा बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक, वही तो इसका काम है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे जब हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बोलने का मतलब है एल्वियोलाई ही वो जगह है जहां पर एक्चुअल गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, मतलब जो ऑक्सीजन बाहर से आया था वो ऑक्सीजन यहीं पर एल्वियोलाई से ही ब्लड में चला जाएगा, और ब्लड जो भी वेस्ट मटेरियल लेके आया है वो यहीं पर, वेस्ट मटेरियल मतलब जो भी गैस लेके आया है, क्या लेके आया है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो यहाँ पे एल्वियोलाई को दे देगा, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस एग्जैक्टली एल्वियोलाई में ही होता है, ठीक है। तो उसी वजह से एल्वियोलाई को कहा जाता है फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। ऐसा क्यों? क्योंकि लंग्स का काम क्या होता है, मैंने शुरुआत में बोला था लंग्स हमारे बॉडी का वो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हैं जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मदद करता है। बट लंग्स के अंदर कौन सा वो पार्ट है जहां पर एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है? एल्वियोलाई, एग्जैक्टली। इसी वजह से एल्वियोलाई को हम कहते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। तो बच्चों, अभी तक हमने जितनी रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ी उसका किया जाए एक क्विक रिकैप। बिल्कुल करते हैं। तो हमने क्या देखा, क्या हो रहा था, एयर जो हमारे सराउंडिंग्स में है, मतलब ऑक्सीजन जो इस एयर में काफ़ी मात्रा में प्रेजेंट है, इस एयर को हम ब्रीद इन किसके थ्रू करते हैं? नॉस्ट्रिल्स के थ्रू। फिर नॉस्ट्रिल से ये पहुंच जाता है नेजल कैविटी, नेजल कैविटी से ये कहाँ पहुंच जाता है? फेरिंग्स, फेरिंग्स से पहुंच जाता है ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप। ट्रैकिया से ये कहाँ जाता है? ट्रैकिया जो है ये डिवाइड हो जाता है इनटू क्या, बताओ बताओ बताओ, राइट ब्रोंकस एंड लेफ्ट ब्रोंकस, और इन ब्रोंकस के थ्रू ये चला जाता है ब्रोंकाई में, और इन ब्रोंकाई के थ्रू चला जाता है ब्रोंक्यूल्स में, और इन ब्रोंक्यूल्स के थ्रू पहुंच जाता है एल्वियोलाई तक, और एल्वियोलाई से चला जाता है ब्लड वेसल्स यानी कि कैपिलरीज से, और ये कैपिलरीज क्या करते हैं? इसे पहुंचा देते हैं टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो यानी कि बॉडी के हर एक सेल को किसकी जरूरत थी? ऑक्सीजन की, क्योंकि उन्हें फूड का ऑक्सीडेशन करना था एनर्जी बनाने के लिए। मैंने बताया था ना, रेस्पिरेशन तो सारे सेल्स में होगा, तो सभी सेल को ऑक्सीजन की जरूरत थी, तो अब ये ऑक्सीजन उन्हें मिल गया, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन कैपिलरीज किस तरीके से पूरे बॉडी में पहुंचाते हैं, दैट इज समथिंग विच वी विल डिस्कस अंडर ट्रांसपोर्टेशन, वो भी हम पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। तो ये प्रोसेस समझ में आ गया। अब ठीक इसी तरह इसका रिवर्स प्रोसेस भी चलता है। जैसे अब सारे सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस चल रहा है। रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान मैंने बताया था कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है एज अ बाई प्रोडक्ट। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड को हमें अपनी बॉडी से बाहर निकालना है, क्या करें? तो यही कैपिलरीज उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आएंगे कहाँ पे? एल्वियोलाई पे। एल्वियोलाई से देखो पूरा वापस रास्ता आएगा, एल्वियोलाई से ये चले जाएंगे ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल्स से चले जाएंगे ब्रोंकाई में, वहाँ से ट्रैकिया, ट्रैकिया से बताओ कहाँ? ट्रैकिया से कहाँ जाएगा? फेरिंक्स से होते हुए, नेजल कैविटी से होते हुए, नॉस्ट्रिल से होते हुए बाहर, राइट। तो इसीलिए जब हम ब्रीद इन करते हैं तो अब आपको पता है कि एयर कहाँ 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 जा रहा है। उसी तरह जब हम ब्रीद आउट करते हैं तब भी आपको पता है कि आप क्या ब्रीद आउट कर रहे हो और ये कहाँ कहाँ से होते हुए आ रहा है, ठीक है। तो ये अभी तक का पूरा प्रोसेस समझ में आ गया? ग्रेट। तो बच्चों, रेस्पिरेटरी सिस्टम लगभग कैसे काम करता है वो तो समझ में आ गया हमें, है ना, कि भाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, समझ में आ गया। अंदर फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, वो भी समझ में आ गया। लेकिन एक चीज़ हमने डिटेल में डिस्कस नहीं की, और वो है द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। जब हम सांस ले रहे हैं या सांस छोड़ रहे हैं तब एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्योंकि व्हेन वी ब्रीद इन तो हम बहुत सारा एक्सेस एयर अपने अंदर लेके जा रहे हैं, तो ये सारा एक्सेस एयर कहाँ पे जाके एडजस्ट हो रहा है, राइट। सो दैट इज समथिंग दैट वी विल डिस्कस इन मोर डिटेल। तो अभी हम यहाँ पर ब्रीदिंग के दो प्रोसेसेस डिस्कस करेंगे, विच इज इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन मतलब जब हम अच्छे एयर, गुड एयर को इनहेल करते हैं, इन अपने अंदर लेके जाते हैं, टेकिंग इन गुड एयर, दैट इज इनहेलेशन। एक्सहेलेशन मतलब जब हम जो फोल एयर है, जो खराब एयर है, मतलब जिसे हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है, वैसे एयर को हम अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं, दैट इज एक्सहेलेशन। तो चलो एक एक करके दोनों प्रोसेस को समझते हैं। तो बच्चों, जब इनहेलेशन होता है तो देखो हमारे बॉडी के अंदर तब क्या चल रहा होता है फिजिकली, बिकॉज इनहेलेशन एक्सहेलेशन ये फिजिकल प्रोसेसेस हैं, राइट। हमारे बॉडी के देखो कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो जो हमारा डायफ्राम होता है, डायफ्राम क्या होता है? थोरैसिक कैविटी, याद है ना, हेड और एब्डोमेन के बीच वाला पोर्शन, दैट इज थोरैक्स। थोरैक्स के अंदर का जो पूरा कैविटी है दैट इज थोरैसिक कैविटी, और थोरैसिक कैविटी के बिल्कुल नीचे होता है डायफ्राम,
ठीक है। डायफ्राम एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, मसल्स होते हैं इसमें। तो जब डायफ्राम के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं तो हमारा डायफ्राम नीचे की तरफ आ जाता है। डायफ्राम जब नीचे की तरफ आ जाता है तो हमारे थोरैसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। जब उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है तो लंग्स सोचता है कि यार कैविटी इतनी बड़ी हो गई है तो चलो मैं भी एक्सपैंड कर जाता हूँ, क्योंकि लंग्स इलास्टिक नेचर के होते हैं तो लंग्स भी एक्सपैंड कर जाते हैं। जब लंग्स एक्सपैंड कर जाते हैं तो इनका वॉल्यूम बढ़ जाता है। जब इनका वॉल्यूम बढ़ जाता है तो क्या होता है, सोचो 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 क्या होता है। हमने एक रिलेशन पढ़ा है अपने केमिस्ट्री में कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में हमेशा इनवर्स रिलेशन होता है। अगर प्रेशर ज़्यादा तो वॉल्यूम कम, अगर वॉल्यूम ज़्यादा तो प्रेशर कम, यही रिलेशन होता है। तब जब लंग्स के अंदर का वॉल्यूम बढ़ जाता है तो लंग्स के अंदर एयर का प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। अब बाहर आउटसाइड सराउंडिंग्स में एयर का प्रेशर ज्यादा है, लंग्स के अंदर एयर का प्रेशर कम है, तो एयर कहां से कहां जाएगा, आउटसाइड से लंग्स के अंदर जाएगा, राइट। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस इन इनहेलेशन। इनहेलेशन में क्या होता है, एयर जो है बाहर से अंदर जाता है। तो देखो अब समझ में आ गया ना अंदर क्या चल रहा था। एक्सहेलेशन में क्या होता है, एग्जैक्टली इसी का उल्टा। आई डोंट थिंक मुझे बताने की भी जरूरत है, सब खुद ही समझ जाओगे, है ना। एक्सहेलेशन में क्या होता है, बिल्कुल ऑपोजिट प्रोसेस। इस दौरान डायफ्राम के जो मसल्स हैं ये रिलैक्स कर जाते हैं, तो यानी कि डायफ्राम ऊपर की तरफ आ जाता है, तो थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम कम हो जाता है, तो लंग्स जो है वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी कि लंग्स का भी वॉल्यूम कम हो जाता है। वॉल्यूम कम, प्रेशर ज्यादा, तो एयर प्रेशर लंग्स के अंदर ज्यादा होते हैं। तो अब एयर कहां से कहां मूव करेगा, बताओ कहां से कहां मूव करेगा, एयर लंग्स से आउटसाइड जाएगा, तो अंदर से बाहर जाएगा। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस इन एक्सहेलेशन। ऐसा देखा गया है कि ऑन एन एवरेज एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग, एक हेल्दी एडल्ट ह्यूमन बीइंग जो है वो ब्रीद करता है अबाउट 12 to 16 टाइम्स इन अ मिनट। एक मिनट में 12 से 16 बार हम ब्रीद करते हैं। तो बच्चों अभी तक हमने रेस्पिरेशन का जो भी कुछ पढ़ा उसका एक क्विक ओवरव्यू लिया जाए ताकि दिमाग में कोई भी डाउट ना रह जाए। चलो लेते हैं एक क्विक ओवरव्यू। तो हमने क्या देखा कि एयर जो है वो हमारी बॉडी के अंदर कहाँ से घुसता है, नॉस्ट्रिल्स से। नॉस्ट्रिल्स से ये कहाँ पे जाता है, नॉस्ट्रिल से जाता है नेजल कैविटी में, नेजल कैविटी से ये जाता है फेरिंग्स में, जो कि फूड और एयर दोनों के लिए एक कॉमन पैसेज है। लेकिन फेरिंग्स के बाद फेरिंग्स इसे भेज देता है कहाँ पर, विंड पाइप में, जिसे हम कहते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया से ये कहाँ जाता है, हमने क्या देखा, जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया जाके किस में डिवाइड हो जाता है, ब्रोंकस में, यानी कि ये चला जाता है ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई जो है उसके बाद फर्दर डिवाइड हो जाता है इनटू ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल्स से ये पहुंच जाते हैं कहाँ पर, एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई मतलब ये सारी चीज़ें लंग्स के अंदर हो रही हैं, राइट। एल्वियोलाई जो कि लंग्स का एक्चुअल फंक्शनल यूनिट है, बेसिकली एल्वियोलाई में ही एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा होता है, राइट। क्योंकि ये जो एयर हमने अंदर लिया है, हमने क्या लिया है अंदर, हमने अंदर ऑक्सीजन लिया है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है भाई रेस्पिरेशन के लिए, है ना। तो यहाँ पर चल के एल्वियोलाई में हम चले जाते हैं। एल्वियोलाई से किसका नेटवर्क कनेक्टेड होता है डेंसली, कैपिलरीज का। तो कैपिलरीज बेसिकली इसको ब्लड में ले जाते हुए इसे ले जाते हैं टिश्यूज में, वहां से ये पहुंच जाते हैं सेल्स में, ठीक है। और सेल्स के अंदर ही ज़रूरत होती है इस ऑक्सीजन की, बिकॉज सेल के अंदर क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ताकि एनर्जी बन सके। यहाँ पे लिख लेते हैं कि सेल के अंदर हो रहा होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ठीक है। ऑक्सीडेशन वाला प्रोसेस अभी अभी हमने पूरा डिटेल में समझा था, राइट। सेल के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन कैसे होता है, सोचो, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करते हैं तो एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और साथ में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो हमने अभी अभी तो पूरा प्रोसेस उसका समझा था ना। तो इसमें क्या होता है, ग्लूकोज जो है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और हमें दे देगा क्या, CO2 प्लस H2O प्लस खूब एनर्जी एनर्जी, ये होगा सेल में। तो यानी कि सेल में से क्या मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब सेल में से जो मिल गया ये क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को, इनफैक्ट यहाँ पे भी मैं लिख दूँ कि यहाँ से ये जो जिसकी हम बात कर रहे हैं इसमें क्या आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है यहाँ पे। मतलब इस सेल के अंदर
एयर से हमने किसको एब्जॉर्ब कर लिया है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया है, ठीक है ना। ये जो एल्वियोलाई में जो गैसियस एक्सचेंज हुआ, सो बेसिकली यहाँ से क्या आ गया, ऑक्सीजन आया, सेल में ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकला। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड भी कौन लेके जाएगा, ब्लड में डिसॉल्व हो जाएगा एंड देन अगेन इट विल रीच टू द टिश्यूज, ठीक है। और टिश्यू से ये कहाँ पे जाएगा, ब्लड के थ्रू, वही सेम रूट फॉलो करेगा, कैपिलरीज के थ्रू ये फाइनली कहाँ पहुँच जाएगा, ये फाइनली लंग्स में पहुँच जाएगा। कैसे पहुँचेगा इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन वाले टॉपिक में। ट्रांसपोर्टेशन में हम एग्जैक्टली डिस्कस करेंगे कि भाई कैपिलरीज वापस जाके कैसे वेन्यूल्स बनेंगे, फिर वेन्यूल्स साथ में जाके कैसे वेन्स बनेंगे वगैरह वगैरह। एंड फाइनली लंग्स का काम है इस कार्बन डाइऑक्साइड को आउटसाइड यानी कि बाहर भेज देना, ठीक है। सो ओवरऑल दिस इज द प्रोसेस जिस तरीके से गैसेस का एक्सचेंज हमारी बॉडी के अंदर होता है। एंड दैट इज वाई हम बचपन से पढ़ते हैं कि हम ब्रीद इन करते हैं ऑक्सीजन और ब्रीद आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चा बाटे, इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं इस वीडियो के एंड तक। हालांकि ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, अभी तो हमने कवर किया है सिर्फ 2 लाइफ प्रोसेसेस, दैट इज डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन। अभी 2 और लाइफ प्रोसेसेस अभी बाकी है, तो इसीलिए बिल्कुल वेट करते रहो मेरे अगले वीडियो का। और उस वीडियो को भी जब आप देख लोगे तो लाइफ प्रोसेसेस का पूरा चैप्टर हो जाएगा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर इनके कॉन्सेप्ट हुए हैं क्रिस्टल क्लियर तो क्या करना है, कॉमेंट में लिखना है कि कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर। मैं आपको जल्दी ही मिलती हूं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।